वेलकम टू संदीप स्टडीज़। आज हम बात करेंगे प्रोग्रामर में पेपर होते हैं दो। फर्स्ट पेपर होता है डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट और नेटवर्किंग का पार्ट होता है। सेकंड पेपर होता है उसके अंदर प्रोग्रामिंग होती है, जावा लैंग्वेजेस होती हैं और उसके साथ में उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं, जो लैंग्वेजेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं उसके रिगार्डिंग होता है। तो हम दोनों के डिटेल सिलेबस पढ़ेंगे। ये प्रोग्रामर फर्स्ट की मेरे पास में पीडीएफ है, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, उसका मैं आपके साथ में डिटेल डिस्कशन करूँगा। पूरी पीडीएफ का 186 पेज की पूरे डिटेल नोट्स हैं मेरे पास में, वो आपके साथ में डिस्कस करूँगा मैं। और हम डिटेल से देखेंगे कौन कौन से टॉपिक हैं और क्या क्या थ्योरेटिकल पोर्शंस है, उसका पूरा रीडिंग करेंगे। तो चलते हैं। सबसे फर्स्ट पेपर फर्स्ट है, जिसका नाम मैंने दे रखा है डाटाबेस नेटवर्क, जो दो पार्ट के अंदर है। पहला डीबीएमएस बोलते हैं जिसको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और दूसरा पार्ट है नेटवर्किंग, तो नेटवर्क से रिलेटेड। तो मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया डाटाबेस नेटवर्क, दोनों को मिला के। तो हम डाटाबेस के और नेटवर्क दोनों के बारे में सीखेंगे पूरी इसके अंदर नोट्स के अंदर। सबसे फर्स्ट चलते हैं सेकंड पेज पे। सबसे पहले हम जानेंगे डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डाटा स्ट्रक्चर डाटा को मेमोरी में ऑर्गेनाइज करने का मेथड है। जो डाटा स्ट्रक्चर हम किसको बोलते हैं, जो डेटा होता है उसको हम मेमोरी में किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं उसको हम डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। डेटा स्ट्रक्चर डेटा को मेमोरी में लॉजिकली या मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का भी है। जो डेटा स्ट्रक्चर होता है, जो डेटा को मेमोरी के अंदर हम लॉजिकली कैसे फिट करते हैं और मैथमेटिकली उस पर क्या क्या कॉन्सेप्ट अपन अप्लाई करते हैं, उसको डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं? डेटा स्ट्रक्चर टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और सेकंड होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई मेथड या प्रोसीजर की राइट करने की ज़रूरत नहीं होती। जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होती है उसको इम्प्लीमेंट करना हो तो आपको कोई मेथड या प्रोसीजर नहीं चाहिए होता है। लेकिन नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एल्गोरिथम, कोड या प्रोसीजर राइट करने की नीड होती है। तो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक के अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई वो नहीं चाहिए होता है प्रोसीजर या मेथड, और दूसरे के अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोसीजर या मेथड चाहिए होता है नॉन प्रिमिटिव के अंदर। दूसरा डिफरेंस होता है, इन्हें एक सिंगल लाइन में लिखा जा सकता है और राइट करने की ज़रूरत होती है। जो जैसे इंटीजर ए हो, इंटीजर टाइप का होगा तो इंटीजर ए लिख दिया, और दूसरी साइड होते हैं इनको आप सिंगल लाइन की बजाय आप इसको कहीं पे भी लिख सकते हो। जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होते हैं वो पहले से डिफाइंड होते हैं। यदि आपने मशीन के अंदर पहले से डिफाइन कर दिया डेटा को डाटाबेस के अंदर, तो वो ही डेटा पिकअप करेगा, उसके अलावा वो अलग से करेक्टर नहीं क्रिएट कर सकता। तो प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट, करेक्टर, बूलियन, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के ही एग्जाम्पल हैं। तो ये आपको बेसिक तौर पे ध्यान में रखना, जैसे फ्लोट हो गया, करेक्टर, बूलियंस, प्रिमिटिव, ये डेटा स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। प्रिमिटिव होता है डिफाइंड होता है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा आपको बेसिक होता है वो जानना ही होता है। प्रिमिटिव जैसे इंटीजर का आपको पता है, फ्लोट क्या होता है पॉइंटों के साथ में, करेक्टर कौन से होते हैं, बूलियंस कौन से होते हैं, उसको हम डिटेल में आगे देखते चलेंगे। आप डेटा के बारे में जानते हो तो प्रिमिटिव नॉर्मल फॉर्म होती है इसकी। नॉन प्रिमिटिव होती है वो दो तरीके के होते हैं, एक लीनियर होता है, एक नॉन लीनियर। लीनियर मतलब कि एक क्रम में चलने वाला, नॉन लीनियर मतलब कि कहीं पे भी फिट हो जाए। सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की रिगार्डिंग। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, जिनमें डेटा को एक सीक्वेंशियली लीनियर मैनर के अंदर स्टोर किया जा सके, जिसको सीक्वेंस में स्टोर किया जा सके उसको हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे एरे हो गया, अब इसकी टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के लीनियर डेटा टाइप्स होते हैं, तो उसको हम एक एक को पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट एरे को पढ़ेंगे। एरे के रिगार्डिंग आप देख लीजिए, होमोजीनियस डाटा आइटम्स को कलेक्शंस को एरे कहते हैं। जैसे कि एक समान एक ही प्रकार के जो डेटा होते हैं उसके आइटम के कलेक्शन को हम एरे कहते हैं। सपोज करो आपके पास में 3 नंबर है, कोई 10 है, कोई 15 है और 7 है, ठीक है। ये 3 अलग अलग डिफरेंट इंटीजर हैं आपके पास। अब आपको ये सेम टाइप के हैं तो ये एक एरे क्रिएट किए कर सकते हैं कि ये इंटीजर की एरे होगी। आपके पास में ए है, एफ है, जी है, तो ये अलग अलग हैं, तो ये दूसरी कैरेक्टर की एरे हो जाएगी। तो इस तरीके से हम एक ही टाइप के जो डेटा टाइप्स होते हैं उसको हम
क्या वो कहते हैं एरे कहते हैं। यदि आपके पास में 10 दे रखा ए दे रखा है और 7.5 दे रखा है, तो ये तीनों अलग अलग हैं। ये फ्लोट टाइप का हो गया, ये कैरेक्टर टाइप का हो गया, ये इंटीजर टाइप का हो गया। अब इन तीनों की एरे नहीं बनाई जा सकती, ये तीनों अलग अलग टाइप्स के डेटा हो गए। तो एक ही होमोजीनियस टाइप के डेटा होते हैं, उसका एक कलेक्शन क्रिएट किया जाता है, उसको हम एरे बोलते हैं। एरे का इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट A0 से शुरू होता है। यदि मैंने 10 लिखा, 15 लिखा, 7 लिखा, तो ये कितने नंबर हो गए? 3 हो गए। पर एरे के अंदर क्या होगा कि जो पहले स्टोर किया, जैसे 10 इसने स्टोर किया सबसे पहले, ये 3 नंबर ले लिए मैंने, और मैंने सबसे फर्स्ट 15 नंबर स्टोर करवाना, 15 करवा दिए। उसके बाद मेरे को 10 नंबर स्टोर करवाना, 10 करवा दिए। उसके बाद 7 करवा दिए। तो ये एरे क्रिएट हो गई। अब एरे का एड्रेस होगा, शुरू के अंदर पहले 15 करवाया था, इसका एड्रेस होगा A0, उसके बाद A1, A2। तो इस तरीके से एड्रेस चलता है। तो बाई डिफ़ॉल्ट जो एड्रेस शुरू होता है वो किससे शुरू होता है? A0 से शुरू होता है। और यहाँ पे कितनी एरे, क्या एरे सिंगल हो गई, और कितने डेटा हैं एरे के अंदर? 3 डेटा है। जैसे इंटीजर A5 लिखा, तो इसके अंदर ये कह रहा है कि टोटल 5 डेटा हैं अपने पास में, और इंटीजर A5 को आपको स्टोर करवाना है। तो आप एग्जांपल से समझ सकते हो उसका इंडेक्सिंग कैसे लिखा जाएगा। A0 1 2 3 4 5, 4 तक लिखा जाएगा। 0 काउंट हो गया तो 4 तक हो गया। उसके बाद उसके अंदर नंबर स्टोर करवा दिए। 5 अपने पास में इंटीजर है, उसको स्टोर करवा दिए। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, एरे के द्वारा डेटा को मेमोरी में कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन पे स्टोर किया जाता है। उसको मतलब कि एक लगातार वे के अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है। एरे में स्टैटिक मेमोरी एलोकेशंस होता है। एरे के अंदर जो मेमोरी का लोकेट हो गया, पीछे जो मैंने डेटा दिखाई कि मैंने जैसे 15 किया, 10 किया, 7 किया, यदि मैंने 10 को डिलीट कर दिया तो अब ये एरे की लोकेशन खाली रहेगी। यहाँ पे ऑटोमेटिक कोई दूसरा डेटा नहीं आएगा। 7 का डेटा A2 ही रहेगा। इसका A1 का डेटा यदि मैंने डिलीट कर दिया तो A1 की मेमोरी ब्लैंक हो जाएगी, बाकी उसकी इंडेक्सिंग वहीं पे रहेगी। तो ये मेमोरी का कौन सा टाइप कहलाता है? स्टैटिक टाइप कहलाता है। और यदि इसको खाली करते ही यहाँ पे 7 आ जाए तो ये कौन सा टाइप कहलाता है? डायनेमिक टाइप कहलाता है। सेकेंड लीनियर डेटा टाइप्स है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में डेटा को नॉन कंटिन्यूअस या नॉन कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन पे स्टोर किया जाता है। जो डाटा होता है उसको कहीं पर भी कहीं स्टोर कर सकते हैं, कि आपको ज़रूरी नहीं कि डेटा को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में डेटा को सेव करना, पर उसके अंदर जो आप क्रिएट कर देते हो तो उसको हम सीक्वेंस में ऐड करना होता है, फिर लास्ट में उसको लीनियरली शो करना होता है। लिंक लिस्ट कलेक्शन ऑफ नोड होता है। तो इसके अंदर क्या होगा, डेटा को नोड्स के अंदर नोड के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे कि कोई 15 डेटा था मेरे पास में, ठीक है, उस 15 डेटा को नोड के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा। अब नोड 2 पार्ट हो जाएंगे इसके, एक इन्फॉर्मेशन पार्ट हो जाएगा, एक लिंक पार्ट हो जाएगा। नोड के 2 पार्ट होंगे। इन्फॉर्मेशन के अंदर एक्चुअल डाटा होगा, जैसे 15 डाटा है, यहाँ पे 15 डाटा एक्चुअल होंगे। लिंक के अंदर क्या होगा, पॉइंटर नेक्स्ट नोड 2 का एड्रेस होगा, कि इसको किसके साथ नेक्स्ट कनेक्ट करना है डेटा को। तो नेक्स्ट जो नोड कनेक्ट होगी, नेक्स्ट मेरे पास में डेटा 10 है, तो उसका इन्फॉर्मेशन इसके अंदर ऐड होगी, कि नेक्स्ट किसका एड्रेस आएगा, कौन सा डेटा आएगा, उसकी इसके अंदर कनेक्टेड होगा। तो इस तरीके से अलग अलग क्रिएट हो गए, तो उसके साथ में अटैच कर दिया जाता है डेटा को। तो इसमें डेटा नॉन कॉन्जिक्यूटिव वे के अंदर मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होता है, तो इसको हम नॉन कॉन्जिक्यूटिव वे बोलते हैं। इसके अंदर एरे में डेटा को सीक्वेंशियल रैंडम मैनर में एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन लिंक लिस्ट में ऑलवेज डेटा को ओनली सीक्वेंशियल मैनर में एक्सेस किया जा सकता है। तो ये डिफरेंस होता है। एरे के अंदर जो डेटा होता है वो सीक्वेंशियल या रैंडम मैनर के अंदर एक्सेस किया जाता है। रैंडम मैनर क्या होता है कि डेटा को बीच में से पिकअप करके आप एक्सेस कर लो, कि यहाँ पे 3 डेटा स्टोर किए हुए थे मैंने, बीच में सपोज करो आपको 10 डाटा एक्सेस करना है, तो आप एरे का एड्रेस पुटअप करोगे A1, तो आपको क्या करेगा, वो इसका वैल्यू दिखा देगा। और लिंक लिस्ट में ऑलवेज डाटा को ओनली सीक्वेंशियल मैनर में स्टोर किया जाता है। जो एक्सेस होगा डेटा वो ओनली सीक्वेंशियल एक्सेस होगा इसके अंदर। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है एरे और लिंक लिस्ट के अंदर। लिंक लिस्ट में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है। दूसरा डिफरेंस आप समझ सकते हो कि
एरे के अंदर स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है और लिंक लिस्ट के अंदर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है। डायनेमिक मैंने अभी बताई है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस के कौन कौन सी कमांड यूज़ की जाती हैं ये आपको ध्यान में रख सकते हो। जैसे मेलोक ऑफ सिंगल ब्लॉक मेमोरी एलोकेट करने के लिए इस कमांड का आप यूज करते हो मेलोक सी का। कोलोक मल्टीपल मेमोरी ब्लॉक एलोकेट करने के लिए आप इसका कोलोक का यूज कर सकते हो। री एलोकेट का यूज करते हो आप री एलोकेट करने के लिए, री एलोक फ्री करने के लिए फ्री कमांड यूज करते हो। एलोकेट मेमोरी को रिलीज या फ्री करने के लिए इसका यूज कर सकते हो। थर्ड डेटा टाइप आता है अपने पास में स्टैक। स्टैक क्या करता है? स्टैक एक नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अब वो दो टाइप थे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के, लिंक लिस्ट और एरे। थर्ड अपने पास में स्टैक आता है वो नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का टाइप तीसरा आता है। ये भी लीनियर है। इस तरीके से हम तीसरा टाइप पढ़ रहे हैं लीनियर का नॉन प्रिमिटिव के अंदर स्टैक। अब स्टैक क्या होता है? स्टैक से आप समझ सकते हो कि स्टैक क्या होता है कि कोई चीज़ को आपने स्टैक एक के ऊपर रख के आपने पूरा स्टैक क्रिएट कर दिया। इसी तरीके से इसमें होता है। इसमें एलिमेंट को एक एंड से इंसर्ट और डिलीट किया जाता है और एंड को टॉप ऑफ स्टैक कहते हैं। जैसे आप किसी चीज़ का सपोज करो आपके पास में बुक के ऊपर रखा जाओगे तो आपको बुक की स्टैक क्रिएट हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर जो लास्ट में बुक रखी उसी बुक को आप पहले निकाल पाओगे। सबसे फर्स्ट जो लास्ट में बुक रखी उसी को पहले निकाल पाओगे। तो यही स्टैक होती है इसके अंदर कि एंड के अंदर इंसर्ट और डिलीट किया जाता है। जो लास्ट के अंदर डाटा इंसर्ट किया गया उसी को सबसे फर्स्ट डिलीट किया जाता है और एंड जो बुक रखी गई थी उसी को हम टॉप ऑफ स्टैक टॉप ऑफ बुक बोलते हैं कि सबसे ऊपर जो कौन सी बुक है ये बुक है, तो उसी को हम टॉप ऑफ स्टैक बोलते हैं। स्टैक में जो एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट किया जाता है उसको सबसे पहले डिलीट किया जाता है। यदि कोई बुक आपको निकालनी है तो स्टैक में से क्या करोगे? सबसे फर्स्ट ऊपर वाली बुक निकालोगे। तो यही स्टैक का, तो इस पर कौन सा फंक्शन अप्लाई होता है? लीफो बोलते हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में इन किया, जो सबसे लास्ट में बुक रखी उसको सबसे पहले आपने निकाला और जो बुक सबसे नीचे सबसे पहले रखी उसको सबसे बाद में निकाला। तो फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो इस पे दो पॉलिसी काम करती हैं जिसको लीफो बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और फिलो बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पॉलिसी पे काम करता है। तो स्टैक के रिगार्डिंग आप ध्यान में रख सकते हो, लीफो और फिलो पॉलिसी पे काम करता है। स्टैक को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं वो आप ध्यान में रख सकते हो। स्टैक को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहला ऑपरेशन होता है पुश कमांड, उस पर अप्लाई होती है। स्टैक में एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए हम पुश कमांड यूज करते हैं। स्टैक के अंदर किसी एलिमेंट को डिलीट करना हो तो उसके लिए पॉप कमांड यूज की जाती है। स्टैक में किसी एलिमेंट की पोजीशन को फाइंड आउट करना हो उसके लिए पीप कमांड यूज की जा सकती है। तो ये कमांड आपको ध्यान में रखनी है। पुश कमांड यूज करते हैं डेटा को कोई इंसर्ट करने के लिए, पॉप कमांड यूज करते हैं डेटा को डिलीट करने के लिए, और पीप कमांड यूज करते हैं जो एलिमेंट आपने इंसर्ट किया है डेटा का उसको फाइंड आउट करने के लिए। उसके बाद में स्टैक ओवरफ्लो है। तो अगर ये कोई स्टैक आपकी ओवरफ्लो है तो उसका आप कैसे पता लगाओगे? अगर स्टैक फुल है तो जैसे कि आपके पास में कोई स्टैक है वो पूरा हो जाए तो आप कैसे करोगे कि मतलब कि आपकी की लिमिट होगी कि इतना डेटा इसके अंदर आ सकता है या इतनी बुकें इसके अंदर रखी जा सकती हैं, ठीक। तो स्टैक फुल हो गई तो जो सबसे ऊपर अगर फुल होगी तो ऊपर वाला जो होगा टॉप डाटा होगा। और यदि आपके पास में इतनी जगह है और आपने इतनी ही बुकें रख रखी हैं तो इसका मतलब ये दर्शाता है कि इतना खाली है तो ये अब यहाँ पे टॉप है, टॉप की बुक यहाँ पे है। तो ये इसके अंदर दिखा रहा है कि ये अब स्टैक के अंदर ओवरफ्लो हो गया। जैसे स्टैक आपकी 3 डेटा को इंसर्ट करने की थी या 4 की थी, तो 4 की थी तो 40 टॉप हो गया। अब अपने पास में डेटा 5 थे, 50 भी था, 50 आउट हो गया, वो इसके अंदर इंसर्ट नहीं होगा। अगर अपने पास 3 डेटा हैं तो अपना टॉप यही हो जाएगा। तो इसको आप नॉर्मली समझ सकते हो कि जितना डेटा होगा उसके अंदर स्टैक आपके 4 की होगी तो 4 होगा तो 4 तक डेटा उसमें आएगा, 5 होगा तो वो 4 से ज़्यादा होगा वो आउट हो जाएगा, स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगी। और जब स्टैक खाली रह जाएगी तो स्टैक अंडरफ्लो हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन अंडरफ्लो कहलाती है। चौथा टाइप होता है नॉन प्रिमिटिव लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का क्यू।
क्यू से आप समझ सकते हो पंक्ति बोलते हैं हम, जैसे रो बोलते हैं एक सीधी लाइन, तो यहाँ से क्यू सेम वही तरीके से काम करती है। क्यू एक नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से इसमें एलिमेंट को 2 एलिमेंट एंड से इंसर्ट और डिलीट किया जा सकता है। कि इसके अंदर जो डेटा को इंसर्ट और डिलीट दोनों एंड से और इंसर्ट किया जा सकता है और दोनों से डिलीट किया जा सकता है। कोई भी कतार होती है तो उसके अंदर जो पहले होता है वो पहले आगे आगे आता है, वो पहले पर कहीं कहीं पे भी कोई लाइन लगी होती है तो सबसे फर्स्ट आगे होता है, उसी का सबसे पहले नंबर आता है। जो सबसे लास्ट में लगता है उसका सबसे लास्ट में नंबर आता है। सेम सिचुएशन यहीं पे काम करती है। ये अपना स्टैक है तो इसका फ्रंट कहलाता है। एलिमेंट को डिलीट फ्रंट एंड से किया जाता है। जो एलिमेंट होता है इसके अंदर उसको डिलीट आपको करना हो तो उसको कहाँ से आप डिलीट कर सकते हो, फ्रंट एंड से डिलीट कर सकते हो। ये सबसे फर्स्ट फ्रंट के अंदर जो पहले आएगा पहले पाएगा। रियर के अंदर क्या होगा, एलिमेंट को इंसर्ट रियर एंड से किया जाता है। यदि कोई एलिमेंट आपको इंसर्ट करना हो तो उसका रियर एंड से इंसर्ट कर सकते हो। क्यू में जिस एलिमेंट को सबसे पहले इंसर्ट किया जाता है उसको सबसे पहले डिलीट किया जाता है। तो क्यू का नियम ये कहता है कि जिसको पहले इंसर्ट करे, जो पहले आएगा वो सबसे पहले पाएगा लाइन के अंदर। वही सिचुएशन से तो क्यू किस पे काम करता है, फीफो पे काम करता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पॉलिसी को फॉलो करता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे लीफो पे स्टैक काम करते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, और क्यू काम करता है फीफो पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है। टाइप्स समझ सकते हो कि क्यू के कितने टाइप्स होते हैं। लीनियर क्यू होती है, एक सर्कुलर क्यू होती है यदि डाटा सर्कुलर, एक प्रायोरिटी क्यू होती है कि जिस डाटा की पहले प्रायोरिटी दो तो वो प्रायोरिटी क्यू हो गई। एक डी क्यू होगी, डबल एंडेड क्यू। डी क्यू मतलब कि दोनों साइड से आप डिलीट और इंसर्ट कर सको, कि आपने कोई रो बना दी, इधर से इंसर्ट भी कर रहे हो इधर से डिलीट भी कर रहे हो तो डबल एंडेड क्यू हो जाएगी। पांचवा टाइप्स अपने पास में ट्री का, नॉन प्रिमिटिव का ट्री। ट्री एक नॉन प्रिमिटिव और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स है। अभी जितने चल रहे थे अपने लीनियर डाटा स्ट्रक्चर चल रहे थे क्यों तक, अब अपने पास में जो डाटा स्ट्रक्चर आएंगे ट्री और ग्राफ दोनों नॉन लीनियर के टाइप्स हैं। तो नॉन लीनियर के अंदर क्या होता है, जैसे लीनियर में होता है कि लाइन के अंदर होते हैं डाटा, नॉन लीनियर में कोई लाइन ज़रूरी नहीं कि डाटा लाइन्स के अंदर ही दिखेंगे। यदि एरे के अंदर देख रहे थे पूरी एरे थी इस तरीके से लाइन में थी, लिंक लिस्ट में देख रहे थे छोटे छोटे नोड जुड़ के एक सीधी लाइन क्रिएट कर रही थी, इस स्टैक में देख रहे थे पूरी स्टैक के एक के ऊपर एक रख के डेटा एक लाइन में चल रहा था। क्यू के अंदर देख रहे थे डाटा पूरे एक साइड से इंसर्ट कर रहे थे दूसरी साइड से निकल रहे थे। इसी तरीके से ट्री के अंदर क्या होगा, जैसे ट्री होता है तो ट्री के अंदर ऐसे शाखाएं पड़ती रहती हैं आगे से आगे, उसके फिर 2 नोड हो गई, उसके 2 आगे नोड हो गई, तो उसमें कोई लाइन में नहीं होता डाटा। तो डाटा को हिरारिकल मैनर के अंदर स्टोर करने के लिए ट्री डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। डेटा को हिरार्की के अंदर यदि आपको स्टोर करना हो तो उसके लिए आप ट्री टाइप के डेटा स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट आता है ग्राफ। ग्राफ भी एक नॉन प्रिमिटिव और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ग्राफ में डेटा को वर्टिक्स और एजेज की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। यदि डेटा को आपको वर्टिसेज और एजेस की फॉर्मेट में, जिसमें मैं आपको दिखाऊं किस तरीके से आप सेव करते हो। यदि आपके पास में 5 डेटा हैं, ABCDE तक डेटा आपके पास में 5 डेटा है, ठीक है, तो आपके पास में ग्राफ की फॉर्म में सेव करना है तो डेटा किए और इनको सबको कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट किया तो ये हो गई जैसे डेटा की नोड हो गई, तो इनको तो हम बोलते हैं वर्टिसेज, ये तो ग्राफ की वर्टिसेज होगी, और इनको आपस में कनेक्टेड कर दिया सबको एक दूसरे से, इनको हम बोलते हैं एजेस। तो आप देख सकते हो 5 डेटा थे अपने पास में, इनको किया तो एजेस हो गई जो इनके बीच की लाइन हो गई। AB कनेक्ट कर दिया AC से, फिर कनेक्ट कर दिया AD से, ठीक है, उसके बाद इससे कनेक्ट हो गया CD, ये हो गया DE और ये हो गया BE, ये हो गया B। तो टोटल इसके अंदर 6 एजेज हो गए, 5 वर्टिसेज हो गई। तो इस तरीके से ग्राफ फॉर्मेट के अंदर डेटा स्टोर हो गया। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे फर्स्ट डाटाबेस मैनेजमेंट के रिगार्डिंग सीखते हैं। ये तो था डेटा की टाइप्स, डेटा क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, और DBMS के हम बेसिक वो देखेंगे।
इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद में डिटेल से आगे फिर दोबारा से आएगा। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS बोलते हैं उसको, ठीक है, शॉर्ट के अंदर। सभी DBMS सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। आप कोई भी डाटाबेस का सॉफ्टवेयर देखते हो तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होता है। डेटा क्या होता है? सबसे फर्स्ट हम जानते हैं कि डेटा किसको बोलते हैं। कोई भी फैक्ट, फिगर और रिकॉर्ड किया जा सके उसको हम डेटा बोलते हैं। जैसे कोई भी फैक्ट होता है, तथ्य होता है या कोई फिगर होता है जिसको रिकॉर्ड हम कर सकते हैं, उसको हम डेटा बोलते हैं। जैसे एग्जांपल समझ सकते हो, टेक्स्ट, नंबर, इमेज, ऑडियो, वीडियो, स्पीच, मैप आदि क्या हैं? डेटा होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के हैं, इसको हम डेटा बोलते हैं। जैसे टेक्स्ट हो गए, नंबर हो गए, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो वगैरह सब डेटा कहलाते हैं। डेटा मीनिंगलेस होता है। जो डेटा होता है वो मीनिंगलेस होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे टेक्स्ट हो गया, जैसे नंबर हो गया, 5 हो गया। अब 5 एक नंबर है तो ये भी डेटा है। अब ये इसको आपने कोई डिफाइन नहीं किया, आपके मोबाइल नंबर के अंदर 5 है तो मोबाइल नंबर एक आइडेंटिटी हो गई। ये ओनली रो फिगर है, अभी एक सिंगल है तो वो डेटा हो गया। पर मोबाइल नंबर पूरा एक आइडेंटिटी क्रिएट हो गई, इन्फॉर्मेशन जनरेट हो गई। तो इसके रिगार्डिंग देखेंगे कि डेटा मीनिंगलेस होता है, ठीक है। डेटा को आगे प्रोसेस करने से इन्फॉर्मेशन बन जाती है। डिफरेंट डेटा आपके जुड़े, 10 डिजिट जुड़े तो आपका मोबाइल नंबर बन गया, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन होगी। तो डेटा को आगे आपने प्रोसेस किया तो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। इन्फॉर्मेशन को आगे प्रोसेस किया कि आपने फिर उसको जोड़ दिया कि ये मोबाइल नंबर किसका है, ठीक है, आपने नाम जोड़ दिया तो किसी पर्टिकुलर एक पर्सन के बारे में बता दिया। जैसे ए था, ये 4 मेरे पास में, वाई था, ए था, ये था। अब इसको जोड़ के मैंने एक पर्सन का नेम बना दिया, तो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है। इन्फॉर्मेशन और इधर कोई मोबाइल नंबर है, अब इसको इससे लिंक कर दिया तो ये नॉलेजेबल हो गया कि अजय का मोबाइल नंबर ये है, तो ये इसकी नॉलेज बता रहा है। नॉलेज को आगे आप ज़्यादा प्रोसेसिंग करोगे तो अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। अब मोबाइल नंबर किसी के रिगार्डिंग बता रहा है, फिर उसके मोबाइल नंबर से के रिगार्डिंग उसकी पूरी डिटेलिंग आगे अंडरस्टैंडिंग करोगे तो वो अंडरस्टैंड बन जाएगा। मतलब कि उसके रिगार्डिंग आप पूरी डिटेल दो कि ये कहाँ का क्या है, तो वो अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। और अंडरस्टैंडिंग से आगे प्रोसेसिंग करोगे तो विजडम, बुद्धिमत्ता बन जाती है। तो ये डेटा को प्रोसेस करने का एक तरीका है, वो आपको ध्यान में रखना है। डेटा को पहले प्रोसेस करोगे, इन्फॉर्मेशन बनेगी, दोबारा प्रोसेस करोगे, नॉलेज बनेगी, फिर आगे प्रोसेस करोगे, अंडरस्टैंडिंग बनेगी, अंडरस्टैंडिंग आगे प्रोसेस करोगे, विजडम बन जाएगी। टाइप ऑफ डेटा को हम देखते हैं कि डेटा के कितने टाइप्स होते हैं। डेटा 2 टाइप्स के होते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप और दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा के रिगार्डिंग सबसे फर्स्ट देखते हैं, जो डेटा को किसी भी स्पेसिफाइड फॉर्मेट या पैटर्न के अंदर स्टोर होता है उसको हम स्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं। जिस डेटा को आपको एक स्पेसिफिक पैटर्न के अंदर स्टोर किया जा सकते उस डेटा को हम स्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं। कि उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है कि डेटा इसी तरीके से स्टोर होना चाहिए, उसको हम स्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा किसको बोलते हैं? जिस डेटा को स्पेसिफाइड फॉर्मेट में स्टोर नहीं किया जाता, जैसे ऑडियो, इमेज, वीडियो हुई, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड टाइप का डेटा टाइप है। उसके लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया हो तो उसको हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं। स्ट्रक्चर डेटा के लिए RDBMS सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। जैसे स्ट्रक्चर कोई डेटा टाइप्स होता है उसको आपको स्टोर करना होता है, उसके लिए RDBMS रिलेशनल बेस्ड डेटाबेस मॉडल बोलते हैं, उसका यूज किया जाता है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप को मैनेज करने के लिए NoSQL, नॉट ओनली SQL DBMS सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। RDBMS सॉफ्टवेयर होता है वो किसकी फॉर्मेट में होता है? टेबल की फॉर्मेट में होता है, जिसमें रो एंड कॉलम पाए जाते हैं। जिसके अंदर रो एंड कॉलम पाए जाते हैं। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल आप कहीं देखो तो समझ जाना कि वो एक स्ट्रक्चर डेटाबेस मॉडल है। और NoSQL का जिसके अंदर आप यूज देखो तो आप समझ जाना कि वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम तीसरा फॉर्मेट होता है सेमी स्ट्रक्चर। दोनों का आप मिला दो कि कुछ पार्ट स्ट्रक्चर का हो, कुछ पार्ट अनस्ट्रक्चर का हो, दोनों को मिला के आपने डेटा टाइप क्रिएट करो तो हम उसको सेमी स्ट्रक्चर डेटा टाइप्स बोलते हैं। इसका यूज़ एनालिसिस पर्पज़ के लिए किया जाता है कि आप किसी चीज़ को एनालाइज करना चाह रहे हो कि ये डेटा इस तरीके से चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, उसको हम सेमी स्ट्रक्चर। आज के टाइम पे हाइब्रिड डेटा स्ट्रक्चर आप देखते हो, जैसे कि आप इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करते हो तो उसमें देखते हो कि फ़ोटो भी होती है, वो डिजिटल डेटा स्ट्रक्चर होता है।
डिजिटल होता है, जैसे ऑडियो वीडियो होते हैं उसको डिजिटल। ये आता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप, और जैसे आप नीचे टेक्स्ट लिखते हो वो होता है डेटा स्ट्रक्चरल डेटा टाइप्स। तो इन दोनों को स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर दोनों को मिला देते हो तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड डेटा स्ट्रक्चर, दोनों को मिला के बन जाता है, तो दोनों एक साथ में यूज़ हो रहे हैं। तो आज के टाइम पे जो यूज़ होते हैं सेम स्ट्रक्चर डेटा टाइप्स यूज़ होते हैं। अब इसके अंदर आप देखो कि मैन RDBMS रिलेशनल बेस्ड डेटाबेस मॉडल के अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन से एग्जाम्पल है जो अभी मार्केट के अंदर चल रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर का नाम आपने सुना होगा, वो रिलेशनल बेस्ड डेटाबेस मॉडल। ओरेकल का डेटाबेस आपने नाम सुना होगा, वो भी डेटाबेस मॉडल्स हैं। MySQL ओपन सोर्स डेटाबेस यूज बाय फेसबुक के द्वारा यूज किया जाता है। MySQL वो भी एक ओपन सोर्स डेटाबेस मॉडल है। उसके बाद IBM DB2 डेटाबेस मॉडल 2 यूज किया जाता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा, वो भी RDBMS टाइप का डेटाबेस है। क्लाउड SQL कंपनी के द्वारा बनाया गया। MariaDB डेटाबेस, SQLite, क्यूब्रिड, साइबेस, अमेजन वाला आपने नाम सुना होगा, अमेजन रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। आप अमेजन का बहुत ज़्यादा नाम सुनते हो क्योंकि अमेजन का डेटाबेस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वर्किंग प्रोफेशनल के तौर पे, तो आप उसका यूज़ आप देख सकते हैं अमेजन का रिलेशनल डेटाबेस। तो ये सब रिलेशनल टाइप के डेटाबेस मॉडल हैं। उसके बाद में सेकंड आते हैं NoSQL डेटाबेस के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं जो मेनली यूज होते हैं। जैसे MongoDB होगी डेटाबेस होगी, वो NoSQL डेटाबेस पे भी काम करता है। और कैसेंड्रा पहले ट्विटर के द्वारा यूज किया जाता था, आजकल दूसरा चेंज कर दिया उन्होंने। इलास्टिक सर्च, नियोफोर्ज, हाईबेस, काउच डेटाबेस, ओरियन डेटाबेस, राउंड डेटाबेस, डायनेमो डेटाबेस, इन्फोग्री डेटाबेस। तो ये सब NoSQL डेटाबेस के एग्जाम्पल हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा, जैसे गूगल आप यूज करते हो तो बिग टेबल यूज़ किया जाता है, उसके द्वारा आपका जो डेटा को स्टोर करने के लिए बिग टेबल डेटाबेस का यूज़ करती है। UDB का यूज़ करती है फेसबुक यूज़र डेटाबेस, जैसे आपके लाइक कमेंट को स्टोर करने के लिए यूज़र डाटाग्राम बेस का यूज़ करती है, UDB का यूज़ करती है। इंस्टाग्राम यूज़ करता है PostgreSQL का, जो PostgreSQL है डेटाबेस का यूज़ करता है अपने डाटा को स्टोर करने के लिए। मैनहट्टन यूज़ किया जाता है ट्विटर के द्वारा, पहले कैसेंड्रा यूज़ करती है, आजकल कौन सा यूज़ करती है, मैनहट्टन यूज़ करती है। उसके बाद में चलते हैं हम, ये तो था डेटा कि कौन कौन से टाइप के डेटा होते हैं उसके रिगार्डिंग। अब होता है डेटाबेस। अब डेटा को ही पर्टिकुलर वे के अंदर स्टोर करने का एक लॉजिकल वे होता है, डेटा को पर्टिकुलर लिंक में आप कनेक्ट कर दो तो वो क्या बन जाता है, डेटाबेस बन जाता है। जैसे 5394 ये था 10 डिजिट हो, अब उसको आप पर्टिकुलर वे के अंदर जमा दो तो आपका क्या बन जाता है, फ़ोन नंबर, तो एक डेटाबेस बन गया। कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा को आप इंटर रिलेट कर दो कि डेटा को आप कनेक्ट कर दो तो वो डेटाबेस बन जाता है। डाटाबेस डेटा को ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है कि डेटा को आप ऑर्गेनाइज वे के अंदर कलेक्ट करते हो तो वो डेटाबेस है। डेटा को ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट किया जाता है, इसके अंदर जो डेटा होता है उसको ऑर्गेनाइज मैनर और सिस्टमेटिक वे के अंदर कलेक्ट किया जाता है, जिससे डेटा को ईजिली एक्सेस और मैनेज किया जा सके। जो डेटा होता है उसको आप इजीली एक्सेस कर सको और उसको मैनेज कर सको, इसके लिए डेटाबेस होता है। उसके बाद में डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस। अब डेटाबेस के डिफरेंट टाइप देखोगे आप, भिन्न भिन्न तरीके के डेटाबेस यूज़ करते हो। सबसे फर्स्ट ट्रेडिशनल डेटाबेस होते हैं जिसमें टेक्स्ट और नंबर यूज़ होते हैं, उसको हम ट्रेडिशनल डेटाबेस बोलते हैं। मल्टीमीडिया डेटाबेस कौन से होते हैं, जिसमें वीडियो, स्पीच, सॉन्ग, मूवी वगैरह यूज़ होते हैं, मल्टीमीडिया डेटाबेस होते हैं। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन GIS का आपने नाम सुना होगा, राजस्थान का GIS होता है राजद्रा, जो राजद्रा का नाम सुना होगा आपने। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो ज्योग्राफी की पूरी डेटा होता है उसको स्टोर करने का काम करता है। जैसे आपने ई भूमि का नाम सुना होगा, भूमि होती है उसका इंटरनेट पे पूरा रिकॉर्ड होता है, तो ई भूमि हो गई, ई धरा हो गई, ठीक है। तो राजधरा नाम से जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिएट कर रखा है राजस्थान ने, उसका आप सर्च करके देख सकते हो। इमेज ऑफ अर्थ, GPS वगैरह उसमें सेव रहते हैं। तो जो राजस्थान का उसका नाम है राजधरा। उसके बाद में रियल टाइम डेटाबेस। रियल टाइम डेटाबेस कहाँ पे यूज़ होते हैं, जैसे प्रोडक्शन, सुपरमार्केट, वेयरिंग प्रोडक्ट, बड़े बड़े आप D-Mart वगैरह के नाम सुने होंगे हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है,
कि जो डेटा होता है, अब कोई भी माल आया तो कितनी अभी स्टॉक के अंदर है, कितना ख़त्म हो गया, कितना कब तक आना है, वो सब होता है। तो वहाँ पे रियल टाइम डेटाबेस की ज़रूरत होती है। डेटा वेयर हाउस, ह्यूज एंड हिस्टोरिकल डेटा। वेयर हाउस क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारा डेटा स्टोर किया जाता है। आप कुछ भी चला रहे हो, ठीक है, फेसबुक चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, या ट्विटर वगैरह चला रहे हो, तो आपका जो डेटा जाके सेव कहाँ होता है, तो कंपनी ने अपना एक वेयर हाउस बना रखा है जहाँ पे पूरा डेटा जाके स्टोर होता है, तो उसको हम बोलते हैं डेटा वेयर हाउस। यूट्यूब चलाते हो तो यूट्यूब पे वीडियो आप अपलोड करते हो, तो वो कहाँ जाके सेव होता है, वो यूट्यूब के डेटाबेस वेयर हाउस में जाके सेव होता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS क्या होता है। अभी तो चल रहा था डेटाबेस, अब डेटाबेस को मैनेज करने के लिए कोई सिस्टम आप यूज करोगे, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए कोई सिस्टम यूज़ किया जाता है, उसको हम DBMS बोलते हैं। Database is organized collection of data and management system is the set of programs to store and retrieve those data। जो मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो डेटा को स्टोर करने के लिए और डाटा को वापस देखने के लिए यूज़ किया जाता है। रिट्रीव मतलब वापस यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। DBMS इंटर रिलेटेड और ऑर्गेनाइज डेटा का कलेक्शन होता है। DBMS क्या होता है, इंटर रिलेटेड और ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है डेटा का। DBMS एक सॉफ्टवेयर है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स जिसका यूज़ आप डेटा को इजीली मैनर में स्टोर और एक्सेस करने के लिए किया जा सकता है। DBMS क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर आपका जो डेटा होगा उसको आप सेट ऑफ प्रोग्राम्स के अंदर स्टोर कर सकते हो और इजीली मैनर के अंदर स्टोर करके उसको एक्सेस कर सकते हो। DBMS से डेटाबेस को मैनेज कर सकते हो, जैसे DBMS होता है उससे डेटाबेस से मैनेज किया जा सकता है। डेटाबेस मैनेजमेंट से डेटाबेस को मैनेज किया जा सकता है। मैनेजमेंट क्या काम करता है, डाटाबेस को तो मैनेज करता है, वही सेम चीज़ इसमें लिखी हुई, और उसमें कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो उसके रिगार्डिंग बताया कि नए डाटा को ऐड कर सकते हो, अनयूज डाटा को डिलीट कर सकते हो, जो पहले से डाटा है उसको अपडेट कर सकते हो, रिट्रीव और एक्सेस, डेटा को आप उसमें से प्राप्त कर सकते हो और एक्सेस कर सकते हो। ऑपरेशन ऑन डेटा, डेटा के ऊपर आप डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम्पल ऑफ DBMS सॉफ्टवेयर इज, DBMS सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल कौन कौन से ये आपको देखने कि DBMS सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज़ होते हैं। जैसे मैं अभी पहले बता रहा था वो सबके सब डाटाबेस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर है। अब इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक प्रोप्राइटरी DBMS और एक होता है ओपन सोर्स DBMS। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स कौन से होते हैं, जिस पे किसी कंपनी का अपना हक होता है, वो आपको यूज करने के लिए देती है पर उसकी पॉलिसी के तहत आप यूज़ कर सकते हो। ओपन सोर्स डेटाबेस के अंदर क्या होता है, वो ओपन होता है, हर व्यक्ति उसे यूज कर सकता है, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं होती। ओरेकल, IBM डेटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, लीनियर, SQL RDBMS, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर हो गया, SQL एनीवेयर, ये सब क्या है, प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर है DBMS की। NDBS, MySQL, पोस्टग्रे, MongoDB, कैसेंड्रा, SQLite, क्यूब्रिट, ये सभी क्या हैं, ओपन सोर्स डेटाबेस के पार्ट है। तो ये ओपन सोर्स डेटाबेस के पार्ट हैं और वो उसके पार्ट है, तो आपको इसके रिगार्डिंग थोड़ा ध्यान में रखना है कि कौन कौन से ओपन सोर्स हैं, कौन कौन से। इसके बाद में हम देखते हैं फाइल सिस्टम वर्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट। आप देखते हो कि हार्ड डिस्क लगी होती है कंप्यूटर के अंदर, अब डेटा तो उसके अंदर भी जाके स्टोर होता है, और एक होता है डेटाबेस मैनेजमेंट, DBMS डेटाबेस के अंदर जाके डेटा सेव होता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, हम फाइल सिस्टम क्यों नहीं यूज़ कर सकते, तो इनके क्या क्या ड्रॉबैक हैं उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट, फाइल सिस्टम स्टोर और मैनेज फाइल इन द कंप्यूटर हार्ड डिस्क, इट अलाउ एक्सेस टू सिंगल फाइल और टेबल एट ए टाइम। जो फाइल सिस्टम होता है वो स्टोर और मैनेज करता है फाइल को इन कंप्यूटर हार्ड डिस्क में, उसके अंदर जो डेटा जाता है वो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क तक ही रहता है, उससे बाहर उसका एक्सेस नहीं होता डाटा को। इट अलाउ एक्सेस ओनली सिंगल फाइल टेबल या एट ए टाइम। यदि आप फाइल सिस्टम के अंदर डेटा को स्टोर कर दोगे तो वो ओनली सिंगल एक्सेस देता है, उसके अंदर जो कंप्यूटर यूज़ कर रहा है वही इस डेटा को यूज़ कर सकता है, उसके अलावा उस पर किसी का हक नहीं। डेटा इज़ डायरेक्टली स्टोर इन द सेट ऑफ द फाइल्स। अब जो डाटा स्टोर होता है इसके अंदर फाइल्स के फॉर्मेट में सेव होता है कि ये फाइल बना दी। आपने देखा हो कि जैसे आप पार्टीशन डिवाइड करते हो, लोकल डिस्क C, लोकल डिस्क D, E, F, इस तरीके से बनाए रखते हो उसके अंदर। यदि E के अंदर कोई फाइल सेव कर दी आपने तो वो फाइल आपको E के अंदर ही मिलेगी, आप उसको ऐप में नहीं दे सकते। और यदि आपने इस फाइल की कॉपी करके ऐप में कर दिया
अब आपने यदि ई वाली फाइल को खोल के उसके अंदर चेंजमेंट किया तो एफ वाली फाइल के अंदर चेंजमेंट नहीं होगा, वो इसकी कॉपी क्रिएट होगी। तो इसी तरीके से इसमें बताया कि इट कंटेन फ्लैट फाइल्स हैव नो रिलेशंस विच इधर, कि इन दोनों फाइलों के बीच में अब बीच में कोई रिलेशन नहीं है कि एक में चेंजमेंट करो तो दूसरी में हो जाएगा, ये सिस्टम नहीं हो पाया। पर ये DBMS के अंदर हो जाता है क्योंकि वहाँ पे एक जगह लोकेशंस होती है, उसमें मल्टीपल यूज़र यूज कर सकते हैं। फाइल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑफ फाइल्स विच आर ग्रुप्ड इनटू द डायरेक्टरीज। इसके अंदर जो फाइल सिस्टम के अंदर जो डेटा होता है वो किसके ग्रुप में होता है, डायरेक्टरीज के ग्रुप के अंदर सेव होता है। जैसे ए होता है 1 2 हो गए, B 1 2 3 हो गए, C हो गए 5 6 हो गए। द डायरेक्टरीज फर्दर कंटेन अदर फोल्डर्स एंड फाइल, जो डायरेक्टरीज होती हैं वो अदर फोल्डर और फाइल्स को कंटेन करती हैं। उसके बाद में जैसे अभी जो फाइल सिस्टम यूज़ होता है वो NTFS होता है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम यूज़ होता है। आपने NTFS का नाम सुना होगा, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, आप इसको ध्यान में रखना फुल फॉर्म को। EXT पहले यूज़ होता है, एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम यूज़ होता है, ठीक है। अभी तो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम ज़्यादा चलने लग गए, ये पहले EXT आप ज़्यादा देखते थे, एक्सटेंड फाइल सिस्टम। अब चलते हैं, ये तो था फाइल सिस्टम के टाइप्स। उसके बाद चलते हैं DBMS हमने जाना पहले कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर होता है दैट अलाउ यूजर टू एफिशिएंटली डिफाइन, क्रिएट, मेंटेन और शेयर द डेटाबेस। जो डाटा को क्रिएट करने, मेंटेन करने, शेयर करने को अलाउ करता है यूजर को। एग्जाम्पल ओरेकल, साइबेस, माइस्क्यूएल, IBM, MariaDB, मारिया डेटाबेस, ETC हो गए। ड्रॉबैक अब देखते हैं, ड्रॉबैक और फाइल सिस्टम की ये डेफिनेशन थी। अब इनके बाद में इनमें ड्रॉबैक हम देखते हैं क्या क्या ड्रॉबैक है इनके अंदर। सबसे फर्स्ट चलते हैं कि डाटा रिडंडेंसी। डाटा रिडंडेंसी रेफर टू द एप्लीकेंट ऑफ डेटा मल्टीपल फाइल फॉर्मेट एप्लीकेशंस या इंफॉर्मेशन इन द डिफरेंट फाइल्स। जो डाटा रिडंडेंसी के अंदर क्या होता है कि मैं अभी बता रहा था कि फाइल को आप एक जगह सेव कर दिया, आप उस डाटा को यहीं से स्टोर यहीं देख सकते हो। आप उसको दूसरी लोकेशन पे कॉपी करके लगे तो पहले वाली के अंदर कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। तो इसके अंदर डेटा के क्या आते हैं, मल्टीपल फॉर्मेट क्रिएट हो जाते हैं, डुप्लीकेशन हो जाती है डेटा की जगह जगह बार बार। यदि आपने फाइल खोली, उसमें एक बार चेंजमेंट किया तो आपको पूरी फाइल दोबारा से सेव करनी होती है। आप यदि एक्सेल के अंदर कोई फाइल बनाते हो और उसके अंदर आपको Ctrl+S प्रेस करते हो तो वो फाइल दोबारा से पूरी सेव होती है। आपने जितना पार्ट चेंज किया उतना ही नहीं होता, पूरी फाइल के अंदर पूरा डेटा प्रोसेस होकर दोबारा से सेव होता है। DBMS के अंदर क्या होता है कि जिस पार्ट को आपने चेंजमेंट किया बाकी के अंदर कोई चेंजमेंट नहीं होगा, उसी पार्ट आगे जाके DBMS के अंदर स्टोर होगा, बाकी एज इट इज पड़ा रहेगा। डाटा इनकन्सिस्टेंसी होते हैं, डाटा रिडंडेंसी लीड द डाटा इनकन्सिस्टेंसी, ऑल कॉपी में नॉट टू बी अपडेट प्रॉपरली। आपने डेटा को डेस्कटॉप पे कॉपी कर लिया, एक फाइल डेस्कटॉप पे बना दी, एक फाइल उसकी हार्ड डिस्क में लोकल डिस्क C में पड़ी है सपोज ग्रुप, तो आपने डेस्कटॉप वाली ओपन करके उसमें चेंजमेंट किया तो डेस्कटॉप वाली में चेंजमेंट हुआ, लोकल डिस्क C वाली के अंदर नहीं चेंजमेंट हुआ। तो इससे क्या हो जाते हैं कि कॉपी क्रिएट हो जाती है बार बार। डिफ़िकल्टी टू एन एक्सेस डेटा, नीड टू राइट इन न्यू प्रोग्राम्स टू कैरी आउट ईच अदर न्यू टास्क, जो हर बार उसके लिए नया टास्क क्रिएट करना होता है उसके लिए। डिपेंडेंसी एन एप्लीकेशन प्रोग्राम, चेंजिंग फाइल वुड टू बी लीड टू चेंजिंग इन द एप्लीकेशन प्रोग्राम, तो उस पर डिपेंड करती है। इंटीग्रेटिव प्रॉब्लम्स, इंटीग्रेट नहीं है कि आपने जैसे कंप्यूटर ऑफ किया तो वहीं ऑफ हो गया, उसके बाद में वो डेटा। उसके अलावा डेटाबेस के अंदर क्या होता है कि वो वहाँ पे जहाँ पे सेव कर दिया तो वहाँ से कनेक्टेड रहता है, आप उसको कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हो। डेटा इंटीग्रिटी मीन्स दैट द डेटा कनेक्टेड टू द डेटाबेस शुड टू बी करेक्ट एंड द कंसिस्टेंट इन द फाइल सिस्टम, डिफिकल्ट टू ऐड ए न्यू कंस्टेंट या चेंज इन द एग्जिस्टिंग वन। तो इसके अंदर क्या करता है कि इंटीग्रेट होता है डेटा को, आपने क्लाउड के नाम सुनेंगे, वो एक DBMS का ही काम करता है। जैसे गूगल ड्राइव का नाम सुना आपने, गूगल के अंदर वन ड्राइव का आपने नाम सुना होगा। तो ये क्या होते हैं, सबके सब क्लाउड कंप्यूटिंग होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक तरीके का DBMS का ही काम करता है, डेटाबेस का काम करता है। डाटा आइसोलेशन, सिक्योरिटी इशू आदि सॉल्व हो जाते हैं कि डेटा वहाँ पे प्रॉपर सेव रहता है, ये उससे सुलझ सकता है।
उसके बाद में नेक्स्ट आ गया DBMS के 3 लेवल आर्किटेक्चर होते हैं। अब सबसे फर्स्ट DBMS के आर्किटेक्चर के लेवल हम पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट हम 3 लेवल होते हैं, आप देख लीजिए। DBMS 3 लेवल आर्किटेक्चर होता है। एक होता है व्यू लेवल, लॉजिकल लेवल और फिजिकल लेवल। सबसे नीचे का जो लेवल होता है फिजिकल लेवल होता है, बीच का लेवल लॉजिकल लेवल होता है और सबसे ऊपर का लेवल व्यू लेवल होता है। व्यू लेवल होता है सबसे फर्स्ट यूज़र के पास्ट वाला लेवल, यहाँ पे यूज़र यूज़ करते हैं। कॉन्सेप्चुअल लेवल होता है, यहाँ पे बीच का लेवल होता है। यहाँ पे जैसे यूज़र ने कुछ भी एक्शन वगैरह परफॉर्म किए, वो कॉन्सेप्ट कोई किसी भी तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशन वगैरह किए, वो इस लेवल पे जाके सेव होते हैं, ठीक। और कॉन्सेप्चुअल लेवल के सेव होने के बाद में वो जाते हैं फिजिकल लेवल पे। फिजिकल लेवल के अंदर वो डाटा को क्या करते हैं, डाटा को कंबाइन करके और डेटाबेस के अंदर सीधा स्टोर कर जमा कर देते हैं उस डेटा को। तो इस तरीके से हम तीनों लेवल को डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट व्यू ऑफ डेटा। आर्किटेक्चर का सबसे ऊपर का लेवल होता है जिसको एक्सटर्नल लेवल या व्यू ऑफ डेटा बोलते हैं। डेटाबेस सिस्टम का मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर होता है टू एज ऑफ यूजर इंटरेक्शन with the database. The developer hide internal irrelevant details from user and provides abstract view of data to user. तो ये क्या करेगा, जो irrelevant डिटेल्स होती है वो यूज़र से हाइड कर देता है और उसको abstract या व्यू ऑफ डेटा लेवल प्रोवाइड करवाता है। जो प्रॉपर वैल्यू होती है वही उसमें प्रोवाइड करवाता है, बाकी उसमें हाइड कर देता है। दिस प्रोसेस ऑफ हाइडिंग इरेलीवेंट डिटेल्स फ्रॉम यूजर इज कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शंस। ये क्या कर देता है, जो इरेलीवेंट जो इन्फॉर्मेशंस होती है उसमें हाइड हो जाती है। जैसे आप फेसबुक चलाते हो तो या आप गूगल ओपन करते हो तो आपको सिर्फ साइट दिखती है, उसके अंदर कहाँ जाके किस तरीके से डाटा स्टोर होता है वो आपको नहीं लेना देना होता। आप अपने यूज के लिए यूज़ करते हो तो उसके अंदर जो अनयूजुअल चीज़ें होती हैं कि मतलब कि डाटा आपने सर्च किया, उसमें प्रोसेस किया, वो डाटा वहाँ पे उसके सर्वर पे गया, वहाँ पे पड़े डेटा में उसने सर्च किया, उसके बाद आपको एक रिजल्ट शो किया, उसने सिर्फ आपको एक अच्छा सा व्यू शो करता है, पर वहाँ पे जाके इस तरीके से डेटा नहीं शेव होता है। वहाँ जाके अलग अलग पार्ट के अंदर टूटता है, अलग अलग पार्ट के अंदर जाके शेव होता है छोटे छोटे फॉर्मेट में। तो ये सब होता है। तो जो डेटा हाइड कर दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। मतलब कि जो डेटा इरेलीवेंट पार्ट होता है हटा दिया जाता है, जो यूज़र के किसी काम का नहीं होता कि किस तरीके से डाटा जाके शो हो रहा है, उसको सिर्फ ये देखना है कि किस तरीके से वो इसे यूज़ कर सके, किस तरीके से उसके लिए यूज़फुल है। अब्स्ट्रैक्शन इज़ वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ द डेटाबेस सिस्टम्स। अब्स्ट्रैक्शन होता है, हम उसको डिटेल से पढ़ते हैं कि अब्स्ट्रैक्शन होता है किस तरीके से काम करता है, जो हर लेवल पे काम करता है। तीनों लेवल होते हैं, फिजिकल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल और एक्सटर्नल लेवल। तीनों लेवल पे ये काम करता है। सबसे पहले लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, सबसे फर्स्ट नीचे वाला लेवल इंटरनल लेवल या बोल सकते हो, आप उसको फिजिकल लेवल बोल सकते हो। अब इस पे किस तरीके से काम करता है, दिस इज़ द लोवेस्ट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ये सबसे नीचे का लेवल होता है डेटा की, जो फिजिकल लेवल बोलते हैं, इंटरनल लेवल बोलते हैं। इट डिस्क्राइब हाउ टू डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड इन द डेटाबेस। ये डिसाइड करता है कि जो एक्चुअल होता है डेटा को किस तरीके से डेटाबेस में स्टोर किया जाएगा और उसको किस तरीके से जाके डेटा सेव होना चाहिए। एट फिजिकल लेवल द रिकॉर्ड कैन बी डिस्क्राइब एज द ब्लॉक्स एंड स्टोरेज बाइट्स, गीगाबाइट्स, टेराबाइट ईटीसी इन मेमोरी। जो डेटा जाके सेव होता है कि बाइट्स के फॉर्मेट में होगा, केबी में होगा, जीबी में होगा, टीबी के अंदर होगा। आपको तो सिर्फ ऊपर ऊपर दिखाई देता है कि 2 GB की डेटा है इसके अंदर, पर वो उसके अंदर जाके कैसे सेव होता है वो इंटरनल लेवल का पार्ट होता है, जो नीचे नीचे लेवल होता है डेटाबेस के अंदर, उसको हम बोलते हैं इंटरनल लेवल या फिजिकल लेवल। दिस डिटेल आर ऑफन हाइडन फ्रॉम द प्रोग्रामर्स। ये क्या होता है कि जो प्रोग्रामर होते हैं उसको हिडन कर देते हैं, आप तक नहीं पहुंचती, वो जो बाहर बैठता है यूज़र उसके पास ये नहीं पहुंचती। सेकंड लेवल होता है जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल लेवल या कॉन्सेप्चुअल लेवल। लॉजिकल लेवल या कॉन्सेप्चुअल लेवल क्या करता है, दिस इज द मिडल लेवल ऑफ 3 लेवल्स डेटा एब्स्ट्रैक्शंस ऑफ आर्किटेक्चर। ये क्या होता है, बीच का लेवल होता है। जो तीसरा लेवल होता है, उस 3 लेवल होते हैं उसमें से मिडल जो लेवल होता है वो डाटा एब्स्ट्रैक्शंस को उसका हम बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल। जो कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग है कोई लॉजिक होते हैं उसको हाइड करने का काम करे, उसको हम लॉजिकल एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। इट डिस्क्राइब व्हाट इज स्टोर इन डेटाबेस एंड व्हाट रिलेशनशिप एग्जिस्ट अमंग दोज डेटा।
ये डिसाइड करता है कि कौन सा डेटा स्टोर होना चाहिए डेटाबेस में और इनके बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए। डेटाबेस कंस्ट्रेंट एंड सिक्योरिटी आर आल्सो इम्प्लीमेंटेड इन दिस लेवल। जो डेटाबेस पे कोई सिक्योरिटी लगाई जाती है, कोई उस पर कोई रूल लगाए जाते हैं, वो इसी लेवल के अंदर लगते हैं, लेवल ऑफ आर्किटेक्चर। दिस लेवल इज मेंटेन बाय द DBA, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा। पहला लेवल है प्रोग्रामर के द्वारा हैंडल किया जाता है। सेकंड इंटरनल लेवल होता है प्रोग्रामर के द्वारा, और जो मिडिल लेवल होता है या लॉजिकल लेवल होता है वो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा हैंडल किया जाता है। एट द लॉजिकल लेवल दीज रिकॉर्ड कैन बी डिस्क्राइब एज द फील्ड एंड एट्रीब्यूट्स। इसके अंदर जो डेटा होता है फील्ड और एट्रीब्यूट्स के फॉर्मेट में होता है। देयर डेटा टाइप देयर रिलेशनशिप अमंग ईच अदर कैन बी लॉजिकली इम्प्लीमेंटेड, और डेटा को लॉजिकली इम्प्लीमेंट किया जाता है। द प्रोग्रामर जनरली वर्क एट दिस लेवल बिकॉज दे आर अवेयर एज सच ए थिंग्स अबाउट डेटाबेस सिस्टम। तो इसके अंदर क्या होता है कि प्रोग्रामर जनरली वर्क करता है एट दिस लेवल्स, और वो अवेयर होता है सच ऑफ थिंग्स ऑफ डेटा टाइप्स के रिगार्डिंग। जो डेटा टाइप्स होते हैं उसके जनरली वर्क करता है इस लेवल पे, और उसके बाद में अवेयर करता है कि किस किस डेटा टाइप सिस्टम को इसमें सेव करना है और किस किस डेटा टाइप को आगे प्रोसेस करना है, किस किस को छोड़ना है। थर्ड लेवल आता है व्यू लेवल बोलते हैं, एक्सटर्नल लेवल, जिस पे यूज़र बैठता है, यूज़र देखता है उसको क्या दिखाई देता है। हाईएस्ट लेवल बोलते हैं इसको डेटा एब्स्ट्रैक्शन का, सबसे अपर लेवल होता है उसको एक्सटर्नल लेवल या व्यू लेवल बोलते हैं। दिस लेवल डिस्क्राइब ओनली रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ द इंटायर डेटाबेस। ये क्या करता है, ओनली उसी पार्ट को डिस्क्राइब करता है जो इंटायर डेटाबेस होता है उसके अंदर। एग्जाम्पल, इट डिस्क्राइब द यूजर इंटरेक्शन विद डेटाबेस, कि कैसे यूजर इंटरेक्ट करेगा डेटाबेस के साथ में, ये डिफाइन करता है। सिस्टम वाई एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट हाई डिटेल ऑफ द डेटा टाइप्स। तो ये डेटा टाइप्स में डिफाइन जो भी होगी डिटेल होगी उसको हाइड कर देगा। At view level, users just interact with system with the help of graphical user interface and enter the detail of at the screen. They are not aware how to data store and what data store such a detail are hidden. जो यूज़र बैठता है बाहर की साइड में ग्राफिकल इंटरफेस के द्वारा उससे हाइड कर दिया जाता है। आप देखते हो तो जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो तो उसके अंदर आपको कोई डब्बा बना हुआ नहीं दिखाई देता, डाटा किस तरीके से जाके सेव होता है वो आपको नहीं दिखाई देता। वो HTML की प्रोग्रामिंग के द्वारा पीछे डाटा को स्टोर करके हाइडन कर दिया जाता है। तो आपको सिर्फ पूरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के तरीके से जो दिखाया जाता है वो व्यू लेवल पे होता है, बाकी को अनयूजुअल होता है जो आपको कोई काम का नहीं उसको हिडन कर दिया जाता है, वो व्यू लेवल पे किया जाता है। अब इसको आप समझ सकते हो कि एक्सटर्नल लेवल हो गया, कॉन्सेप्चुअल लेवल हो गया, इंटरनल लेवल। तो इन पे अप्लाई किए जाते हैं स्कीमा, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे एक्सटर्नल लेवल की रेट हो गया तो इसका एक डिज़ाइन हो गया, इसका एक स्ट्रक्चर हो गया। कॉन्सेप्चुअल लेवल हो गया तो इसका एक स्ट्रक्चर होता है। इंटरनल लेवल होता है इसका एक स्ट्रक्चर होता है। तो जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम स्कीमा बोलते हैं कि इंटरनल लेवल पे जो डाटा स्ट्रक्चर बना उसका जो पूरा लॉजिक के पूरा एक तरीके से जो भारी ढांचा बनता है उसको हम स्कीमा बोलते हैं। तो इंटरनल स्कीमा, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जो डेटाबेस बनता है उसको कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, और एक्सटर्नल लेवल पे जो डेटा बेस का स्ट्रक्चर बनता है उसको एक्सटर्नल स्कीमा बोलते हैं। और ये सब आपस में कनेक्टेड होते हैं। इन दोनों के बीच में जो कनेक्टिंग होती है एक्सटर्नल और कॉन्सेप्चुअल मैपिंग बोलते हैं। एक्सटर्नल होता है कॉन्सेप्चुअल, तो दोनों की एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग बोलते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल और इंटरनल जुड़े होते हैं तो कॉन्सेप्चुअल इंटरनल मैपिंग बोलते हैं, और नीचे डेटाबेस के जुड़े होते हैं उसमें जाके डेटा स्टोर हो जाता है। अब जानेंगे हम स्कीमा के बारे में। स्कीमा क्या होती है? सबसे फर्स्ट, ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ द डेटाबेस इज कॉल्ड द स्कीमा। जो ओवरऑल डिज़ाइन होती है किसी भी चीज़ की वो स्कीमा का, अभी मैं जो बता रहा था कि मतलब कि जो डाटा जिस लेवल पे जाके हो रहा है वो स्कीमा कहलाती है। स्कीमा ओनली द स्ट्रक्चरल व्यू डिज़ाइन ऑफ द डेटाबेस, मतलब कि पूरा डेटाबेस को आप एक जगह कंबाइन कर दोगे तो वो पूरा स्कीमा कहलाएगा उसका। फॉर एग्जांपल वी हैव स्कीमा दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन 3 टेबल्स। एक कोर्स हो गया, एक स्टूडेंट हो गया, एक सेक्शन। ये कोर्स का डेटाबेस बना दिया, ये स्टूडेंट का डेटाबेस बना दिया, ये सेक्शन का डाटा टेबल बना दी, तीनों की अलग अलग टेबल बना दी और इनको आपने इंटरलिंक कनेक्ट कर दिया और इसको एक जगह पूरा स्ट्रक्चर बना दिया। तो ये क्या कहलाएगा? इसका स्कीमा कहलाएगा। तो ये
आप इसको कह सकते हो कि स्टूडेंट, कोर्स स्टूडेंट और सेक्शंस का डेटाबेस होगा स्कूल का। इस डेटाबेस का स्कीमा क्रिएट हो गया। तो अलग अलग आपने 3 टेबल क्रिएट करके उसको कनेक्ट कर दिया तो पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर कहलाता है। द डायग्राम ओनली शो द डिज़ाइन ऑफ द डेटाबेस, जो पूरा डायग्राम होता है डिज़ाइन शो करता है डेटाबेस को। इट डजेंट शो द डेटा प्रेजेंट इन दिस टेबल। जो जब इसके अंदर अभी कोई डेटा नहीं डाला हुआ, कि जैसे कि सेक्शन है, स्टूडेंट आईडी, ये डेटा इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। ये पूरा जो फॉर्मेट दिख रहा है उसको ही हम स्कीमा बोलते हैं। इसमें ये भी 3 तरीके का होता है। फिजिकल लेवल पे होता है फिजिकल स्कीमा, लॉजिकल लेवल पे होता है लॉजिकल स्कीमा, व्यू लेवल पे होता है व्यू स्कीमा। जो अब्स्ट्रैक्शन लगते हैं इनके साथ में उसी तरीके से स्कीमा लगते हैं। सबसे फर्स्ट फिजिकल स्कीमा की बात करें। इट डिस्क्राइब द डेटाबेस डिजाइन ऑफ फिजिकल लेवल, जब फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटा बेस, हाउ टू डेटा स्टोर इन द ब्लॉक्स ऑफ स्टोरेज इज डिस्क्राइब एट द लेवल्स। जो फिजिकल लेवल होता है उसमें जो डेटा को स्टोर होता है, तो उसमें क्या करता है, डेटा को ब्लॉक्स के फॉर्मेट में स्टोर होता है और उसको फिजिकली शो करने के लेवल पे होता है, तो उसको हम फिजिकल स्कीमा बोलते हैं। सेकंड आता है लॉजिकल स्कीमा। इट डिस्क्राइब द डेटाबेस डिजाइन एट द लॉजिकल लेवल। जो डेटाबेस को डिस्क्राइब करता है लॉजिकल लेवल पे, वो लॉजिकल स्कीमा होता है। लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, जो लॉजिकल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है डेटाबेस का, उसको हम लॉजिकल स्कीमा बोलते हैं। प्रोग्रामर एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वर्क एट दिस level. At this level, data can be described in the certain types of data. Record get stored in the data structures. However, the internal details such as implementation of data structure is hidden at this level, available at physical levels. इसके अंदर क्या होता है कि प्रोग्रामर क्या करते हैं, जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो इस पर ज़्यादा आपको मिलते हैं, ठीक है। जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसको किस तरीके से स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, क्या क्या इम्प्लीमेंट करने होते हैं, वो पूरा काम करते हैं वो लॉजिकल स्कीमा पे किया जाता है। उसके बाद में थर्ड चलते हैं, व्यू स्कीमा बोलते हैं। ये हो गया सेकंड, थर्ड हो गया सब स्कीमा बोल दो या उसको व्यू स्कीमा बोल दो। इट डिस्क्राइब डिफरेंट व्यू ऑफ डेटाबेस, जनरली डिस्क्राइब एंड यूजर इंटरेक्शन विद डेटाबेस। जो लास्ट लेवल पे होता है, जो यूजर से इंटरेक्ट करता है, जो स्ट्रक्चर, उसको हम सब स्कीमा भी बोलते हैं या व्यू स्कीमा भी बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप आती है अपने पास में इंस्टांस। जो एब्स्ट्रैक्शन पढ़ लिया, स्कीमा पढ़ लिया, अब हम इंस्टांस की बात करेंगे। द डेटा स्टोर इन द डेटाबेस एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ ए टाइम इज कॉल्ड इंस्टांस ऑफ डेटाबेस। एक पर्टिकुलर मोमेंट पे एक डेटा को उसके अंदर स्टोर किया जाता है डेटाबेस के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा, डेटाबेस का इंस्टांस कहलाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी से वी हैव सिंगल टेबल स्टूडेंट इन द डेटाबेस, टुडे द टेबल हैव 100 रिकॉर्ड्स। यदि आपके पास में कोई स्टूडेंट की टेबल है, आज उसमें 100 स्टूडेंट है, और सो टुडे द इंस्टांस ऑफ डेटाबेस हैज़ 100 रिकॉर्ड्स। जो 100 स्टूडेंट है तो एक स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड क्रिएट हुआ, तो 100 स्टूडेंट की कितने रिकॉर्ड क्रिएट हो गए, 100 रिकॉर्ड क्रिएट हो गए। लेट्स से वी हैव गोइंग टू ऐड द अनदर 100 रिकॉर्ड इन द टेबल बाय टुमारो। नेक्स्ट डे हमने अपने उसमें 100 रिकॉर्ड और इंसर्ट कर दिया, 100 स्टूडेंट और नए ऐड किए हैं, तो इंस्टांस ऑफ डेटाबेस टुमारो विल बी हैव तो 200 रिकॉर्ड। अब जो डेटाबेस का जो पूरा रिकॉर्ड है कितना का हो गया, 200 रिकॉर्ड था, अब इंस्टांस कितना होगा उसका, 200 का हो गया, तो ये इंस्टांस कहलाता है। इन शॉर्ट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ डाटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस इज कॉल्ड द इंस्टांस। द चेंजेस ओवर टाइम व्हेन वी हैव टू ऐड और डिलीट डाटा फ्रॉम द डेटाबेस, this is called the instance. Database schema define the variations declarations along with the database definitions in table belong a particular database. The value of these variables at the moment of the times is called the instance of database. जो क्या होता है कि जो पर्टिकुलर वैल्यू होती है मोमेंटम की, तो वो क्या कहलाती है, उसकी इंस्टांस कहलाती है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डेटा इंडिपेंडेंस। अभी पढ़ रहे थे इंस्टांस क्या होता है, नेक्स्ट टाइप होता है डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस क्या होगा, डेटा इंडिपेंडेंस रेफर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग एबल टू मॉडिफाई द स्कीमा ऑफ द वन लेवल टू द डेटाबेस सिस्टम्स विदाउट अल्टरिंग द स्कीमा एट द नेक्स्ट हाई लेवल्स। उसके अंदर डेटा इंडिपेंडेंस क्या करेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स को बीइंग टू एबल करेगा, मॉडिफाई करेगा
और उसको क्या करेगा, नेक्स्ट लेवल पे डेटाबेस को, सिस्टम को विदाउट अल्टरिंग, उसमें कोई चेंजमेंट किए बगैर ही उसके नेक्स्ट लेवल पे डेटा को ले जाए, तो वो डेटा इंडिपेंडेंस का पार्ट हो गया। तो इसके अंदर आप समझ सकते हो, एक एक्सटर्नल लेवल हो गया, सेकंड लॉजिकल लेवल हो गया, और थर्ड फिजिकल लेवल हो गया। जो 3 लेवल हमने पढ़े, नीचे के लेवल पे डेटाबेस बने होते हैं, तो जो दोनों की मैपिंग करता है, तो उसी को हम इंडिपेंडेंस के अंदर इसको करेक्टरिस्टिक करते हैं। वो क्या करता है कि बीइंग एबल टू मॉडिफाई द स्कीमा एट वन लेवल टू डेटाबेस सिस्टम विदाउट अल्टरिंग द स्कीमा और द नेक्स्ट लेवल। यदि किसी को लॉजिकल लेवल के अंदर चेंजमेंट करना है तो फिजिकल लेवल पे कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। यदि किसी को एक्सटर्नल लेवल के अंदर चेंजमेंट करना है तो लॉजिकल लेवल इम्पेक्ट नहीं करना चाहिए। तो इसके अंदर जो यूज़ किया जाता है जो कॉन्सेप्ट, उसको हम इंडिपेंडेंस बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच यूज होता है, उसको हम लॉजिकल इंडिपेंडेंस बोलते हैं। यदि और इसके अंदर दोनों के अंदर चेंजमेंट करता है उसको हम फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस बोलते हैं। अब हम दोनों को डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में चेंज ऑफ द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा विदाउट चेंजिंग द एक्सटर्नल स्कीमा। जब क्या करोगे, लॉजिकल इंडिपेंडेंस का क्या होता है कि चेंज ऑफ द कॉन्सेप्चुअल, जो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा है उसको आप विदाउट चेंजिंग, उसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं कर रहा, और आप एक्सटर्नल स्कीमा मतलब कि व्यू लेवल के अंदर आप चेंजमेंट कर पा रहे हो। ऊपर वाली होती है उसके अंदर आप चेंजमेंट कर रहे हो, नीचे वाली में कोई चेंजमेंट नहीं कर रहा, तो उसमें अंदर लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस काम कर रहा है। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज यूज टू सेपरेट द एक्सटर्नल लेवल को कॉन्सेप्चुअल लेवल दोनों से सेपरेट कर देता है। एक में चेंजमेंट कर रहे हो, दूसरे में कोई फर्क नहीं आ रहा। इफ़ यू डू एनी चेंजेस इन द कॉन्सेप्चुअल व्यू ऑफ द डेटा देन द यूज़र व्यू ऑफ द डेटा वुड बी नॉट टू बी अफेक्टेड। यदि आप एक के अंदर चेंजमेंट कर रहे हो तो दूसरे के अंदर कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो इस तरीके का जो डेटा होगा तो उसको हम लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस कहेंगे। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस अकर इन द यूज़र इंटरफेस लेवल्स। जो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस होता है वो कौन से लेवल पे अकर होता है, यूज़र इंटरफेस लेवल पे अकर किया जाता है। सेकेंड आता है फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। अब इसके अंदर क्या होगा, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे चेंजमेंट होगा और उसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं होगा फिजिकल लेवल के अंदर। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस कैन बी डिफाइन एज द कैपेसिटी टू चेंज द इंटरनल स्कीमा विदाउट हैविंग टू चेंज इन द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। अब इसके अंदर क्या होगा कि आपको कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में चेंजमेंट करना है और आपको फिजिकल इंटरनल लेवल की स्कीमा में कोई चेंजमेंट नहीं करना, तो तब हम इसका फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का यूज करते हैं। इफ़ यू डू एनी चेंजेस इन द स्टोरेज साइज ऑफ द डेटा सिस्टम सर्वर्स देन द कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस विल नॉट टू बी अफेक्टेड। इसमें क्या होगा कि आप उसमें डेटाबेस सर्वर में कोई भी चेंजमेंट नहीं कर रहे, लेकिन कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस विल बी नॉट टू बी अफेक्टेड, और डेटाबेस की कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर कोई चेंजमेंट नहीं होगी तो वो उसके अंदर आएगी। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज यूज टू सेपरेट कॉन्सेप्चुअल लेवल फ्रॉम द इंटरनल लेवल्स। जब फिजिकल लेवल को कॉन्सेप्चुअल लेवल से सेपरेट करना होता है हम फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का यूज करते हैं। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस अकर एट द लॉजिकल लेवल इंडिपेंडेंस। अब ये फिजिकल लेवल इंडिपेंडेंस कौन से लेवल पे अकर करता है, लॉजिकल लेवल पे लगाया जाता है। डेटाबेस के लोकेशंस को सी ड्राइव से डी ड्राइव में चेंज करना होता है तब कौन सा यूज़ करते हैं, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस यूज़ करते हैं। तो इस तरीके का जो चेंजमेंट होता है उसके लिए हम फिजिकल इंडिपेंडेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है डीबीएमएस का आर्किटेक्चर। द डिज़ाइन ऑफ द डीबीएमएस डिपेंड ऑन इन द आर्किटेक्चर। जो डीबीएमएस का आर्किटेक्चर होता है वो किस किस पे डिपेंड करता है। अभी जो हम पढ़ रहे थे तो वो क्या पढ़ रहे थे, पूरे उसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट थे कि जो डेटा थे तो उसके किस किस तरीके के डीबीएमएस के अंदर पार्ट थे उसके बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे उसके बारे में। डीबीएमएस आर्किटेक्चर हेल्प टू डिज़ाइन द डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डेटाबेस। तो ये हमारी किस में मदद करेगा, डीबीएमएस आर्किटेक्चर किस में, डिज़ाइन डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंट करने में मदद करेगा। डेटा स्टोर क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन फॉर ए बिजनेस। जो बिजनेस के लिए क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को सेव करने के लिए डेटाबेस का यूज किया जाएगा। सेलेक्टिंग द करेक्ट डेटाबेस आर्किटेक्चर हेल्प इन द क्विक एंड सिक्योर एक्सेस ऑफ डेटा को। जो क्या करेगा, सिलेक्टिंग करेगा डेटा को, डेटाबेस आर्किटेक्चर को आपकी किस में हेल्प करेगा, डेटा को सिक्योर करने में हेल्प करेगा।
अब इसके अंदर दो तरीके के आर्किटेक्चर होते हैं, एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हो गया। ये क्या करेगा, द बेसिक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज यूज टू डील विद द लार्ज नंबर ऑफ पीसीज, वेब सर्वर्स एंड अदर कंपोनेंट आर द कनेक्टेड विद द नेटवर्क्स। इसके अंदर क्या होंगे कि जो क्लाइंट सर्विस आर्किटेक्चर कब यूज होंगे कि जो लार्ज नंबर ऑफ पीसी होंगे, वेब सर्वर्स हो गए, कंपोनेंट्स होते हैं, उसको कनेक्टेड करने के लिए यूज होते हैं। जैसे कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होगा, एक साइड में क्लाइंट बैठा होगा, एक साइड में सर्वर होगा, और बीच में उसको कनेक्ट कौन करेगा, नेटवर्क कनेक्ट करेगा। तो ये पहला आर्किटेक्चर कौन सा बन गया, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हो गया, जो नाम से ही सीधा डिफाइन हो जाता है। The client server architecture consists of many PCs and the workstations which are connected by the internet। इसके अंदर क्या होंगे कि जो मैनी PCs होंगे वर्क स्टेशन से कनेक्टेड होंगे एक दूसरे से। क्लाइंट रिक्वेस्ट द सर्वर फॉर सर्विस एंड सर्वर प्रोवाइड ए रिक्वेस्टेड सर्वर सर्विस टू द क्लाइंट। इसके अंदर क्या होगा, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा सर्वर के लिए और सर्वर प्रोवाइड करेगा रिक्वेस्टेड टू सर्विस के लिए। टाइप ऑफ DBMS आर्किटेक्चर्स कौन से होंगे, इसके अंदर आपको समझते हैं टाइप्स ऑफ डेटाबेस आर्किटेक्चर। डेटाबेस आर्किटेक्चर कैन बी सीन एज सिंगल टियर या मल्टीपल टियर्स। जो डेटाबेस आर्किटेक्चर होगा उसके अंदर हम सीन कर सकेंगे, सीन एज सिंगल टियर्स के अंदर होगा या मल्टीपल टियर्स के अंदर होगा। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे DBMS का आर्किटेक्चर होता है, एक 1 टियर आर्किटेक्चर, 2nd टियर आर्किटेक्चर और 3 टियर आर्किटेक्चर, कि आप उसके बीच में लेयर लगा रहे हो तो इसके डिफरेंट आर्किटेक्चर्स हो जाएंगे। सबसे फर्स्ट हम जानेंगे सिंगल टियर आर्किटेक्चर कौन सा होता है। इन सिंगल टियर आर्किटेक्चर्स में क्या होता है, डेटाबेस इज डायरेक्टली कनेक्टेड अवेलेबल टू यूजर्स। एक साइड में डेटाबेस है, एक साइड में यूजर है, सीधा सिस्टम से कनेक्टेड है, तो वो सिंगल 1 टियर आर्किटेक्चर होता है। एनी चेंजेस डन हियर विल बी डायरेक्टली डन एट द डेटाबेस इटसेल्फ। यहाँ पे सीधा ही बैठा होता है डेटाबेस में, सीधा उसी में ही चेंजमेंट करता हो। द क्लाइंट सर्वर डेटाबेस ऑलरेडी रिसाइड on the same machines। examples user can be directly sit on the database and use it। इसके अंदर क्या होता है कि उसके ऊपर ही बैठा होता है और सीधा उसी के अंदर चेंजमेंट करता है। तो इसमें आप कह सकते हो कि डेटाबेस यूज़र होता है एक साइड में, दूसरी साइड में डेटाबेस सिस्टम होता है। तो उसका हम क्या कहते हैं, 1 टियर आर्किटेक्चर कहते हैं। सीधा डाटाबेस को आप यूज़र से कनेक्टेड कर दोगे तो इसके अंदर जो प्रोसेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, 1 टियर आर्किटेक्चर बोलेंगे। नो नेटवर्क कनेक्शंस की रिक्वायरमेंट होगी इसके अंदर। परफॉर्म द एक्शंस ऑन द डेटाबेस, जो होगा इसमें परफॉर्म सीधा किस पे होगा, डेटाबेस पे परफॉर्म होगा। आपको किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसके अंदर। 1 टियर आर्किटेक्चर इज यूज वेयर द डेटा डज नॉट चेंज इन द फ्रिक्वेंटली, वेयर नो मल्टीपल यूजर इन द एक्सेस इन द सिस्टम्स। उसके अंदर मल्टीपल यूज़र की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा एक्सेस कर सकता है वो 1 टियर आर्किटेक्चर्स के अंदर। 1 टियर आर्किटेक्चर इज यूज टू डेवलपमेंट द local applications where program is directly communicated with the database for the quick response, but such architecture is rarely used in this production। तो इसके अंदर क्या होगा, 1 टियर आर्किटेक्चर्स किसके लिए यूज होंगे, 1 टियर एप्लीकेशंस के लिए यूज होंगे। आप क्विकली कम्युनिकेटेड होंगे विद डेटाबेस, क्विकली रेस्पॉन्सेज होंगे, और आर्किटेक्चर के रेयरली प्रोडक्शंस के अंदर यूज होता है, सीधा ही उसमें कनेक्टेड होता है। उसके बाद हम चलते हैं 2nd टियर आर्किटेक्चर। अब उसके अंदर क्या होगा कि 2nd टियर आर्किटेक्चर में एक लेयर लग जाएगी बीच के अंदर। जैसे डेटाबेस यहाँ पे क्लाइंट की साइड में क्लाइंट मशीन है, एक साइड में सर्वर मशीन है। तो क्या करेगी, क्लाइंट जहाँ पे बैठा उसके बीच में एक एप्लीकेशन काम करेगी और वो सीधा नेटवर्क को सिस्टम से जोड़ेगी। तो ये 2 टियर हो गया। इन द 2 टियर आर्किटेक्चर एप्लीकेशन इज क्लाइंट साइड directly to communicate with the database at the server side। The application program interface API like ODBC, IDBC are used by client side program to call the DBMS। तो उससे सीधा क्या कर देगी, उससे कनेक्टेड कर देगी, उसमें बीच में एक लेयर बना देगी। इसके अंदर क्या होगा, थ्योरी में आप पढ़ोगे तो द यूजर इंटरफेस एप्लीकेशंस प्रोग्राम आर रन ऑन द क्लाइंट साइड। जो इंटरफेस होगा, एप्लीकेशंस प्रोग्राम होंगे, वो कौन सी साइड चलेंगे, क्लाइंट की साइड चलेंगे। टू कम्युनिकेट विद DBMS क्लाइंट साइड एप्लीकेशंस इस्टेब्लिश ए कनेक्शंस विद द सर्वर साइड्स। जो कनेक्शंस इस्टेब्लिश होंगे वो कनेक्शन कौन सी साइड इस्टेब्लिश होंगे, DBMS साइड होंगे। द सर्वर साइड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोवाइड द फंक्शनलिटी लाइक क्वेरी प्रोसेसिंग एंड ट्रांजेक्शंस मैनेजमेंट में। तो सर्वर साइड किसके लिए प्रोवाइड कराएगा, फंक्शनलिटी प्रोवाइड करवाएगा क्वेरी साइड ट्रांजेक्शंस मैनेजमेंट में। The 2 tier architecture is used inside the organizations where multiple client accessing their database server directly। तो इसके अंदर क्या होगा कि
टू टियर आर्किटेक्चर क्या होगा, इनसाइड होगा एनी ऑर्गेनाइजेशन वेयर मल्टीपल क्लाइंट्स एक्सेस कर रहे हैं एक साथ में, और डेटाबेस सर्विस से रिलेट एप्लीकेशंस के थ्रू मल्टीपल यूजर्स उसमें कनेक्टेड हो गए। बात ये, इसका एग्जांपल से समझ सकते हो, रेलवे रिजर्वेशन होता है उसका एक सर्वर होता है, पर डिफरेंट हर स्टेशन पे हर बंदा टिकट वो कर रहा होता है, पर उसका जो डेटाबेस होता है वो और कहीं सेटअप होता है, तो उससे सब कनेक्टेड होते हैं। क्लर्क भी कनेक्टेड होता है, क्लाइंट भी कनेक्टेड होता है, रेलवे का जो सर्वर पे टिकट वो चेकर होता है वो भी उसके अंदर कनेक्टेड होता है। तो वो सब कनेक्टेड हो तो वो किसके पार्ट हो गई, वो इसी के पार्ट हो गई। उसके बाद में आता थ्री टियर आर्किटेक्चर। थ्री टियर आर्किटेक्चर्स के अंदर क्या होता है, थ्री टियर आर्किटेक्चर कंटेन्स another the level of application server between the client and server. In this architecture client cannot directly communicate with the servers. इसके अंदर क्या होगा, जैसे क्लाइंट साइड में डेटाबेस के साथ एप्लीकेशन क्लाइंट क्रिएट कनेक्टेड होगा, उसी तरीके से सर्वर मशीन की साइड में भी क्या होगा, डेटाबेस से एप्लीकेशन सर्वर कनेक्टेड कर देगी। तो एक एक्स्ट्रा लेयर इसमें प्रोवाइड करा देगा। डेटाबेस को नहीं मतलब कि उसके साथ में कौन यूज़र कनेक्टेड है, उसका वो कोई नहीं रिकॉर्ड रखता, वो सीधा एप्लीकेशन से कनेक्टेड होते हैं, एप्लीकेशन उसको डेटा देती है, वो डेटाबेस के अंदर सेव कर देता है, उसे नहीं मतलब कि कौन यूज़र उसे यूज कर रहा है। द एप्लीकेशंस ऑन द क्लाइंट एंड इंटरेक्ट विद एंड द एप्लीकेशन सर्वर विद फर्दर कम्युनिकेट विद द database system and then the query processing and transition management take the places. This intermediate buyer of application server act as a कि यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बायर्स होता है एप्लीकेशन सर्वर के काम करता है। यहाँ पे मीडियम ऑफ द एक्सचेंज ऑफ पार्शियली प्रोसेस द डेटा बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट, जो सर्वर और क्लाइंट के बीच में डेटा को पार्शियली प्रोसेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। End user has no idea about the existence of the database beyond of the application server. The database also has no idea about the any other user beyond the applications. जो उसके बियॉन्ड बैठा होता है डेटाबेस को, ना तो ये मतलब होता है कि कहाँ से डेटाबेस कनेक्टेड है, और न डेटाबेस को ये पता होता है कि कहाँ यूज़र काम कर रहा है। एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेशन होता है इसके अंदर। थ्री टियर आर्किटेक्चर यूज इन द लार्ज वेब एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर DBMS आर्किटेक्चर है ये सब्जेक्ट। द सिक्योरिटी मॉडल प्रिवेंट डायरेक्टली इंटरेक्शन टू द क्लाइंट विद द सर्वर, देयरफॉर रिड्यूसिंग एक्सेस टू द अनऑथराइज्ड डेटा। जो अनऑथराइज्ड, इसके अंदर सिक्योरिटी प्रोटेक्शंस काफ़ी बढ़ जाती हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, डेटाबेस यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन। कौन डेटाबेस पे कौन कौन से यूज़र यूज़ होते हैं उसके रिगार्डिंग हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट, पीपल हु वर्क विद द डेटाबेस कैन बी, एक होता डेटाबेस यूज़र, एक होता डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो सबसे फर्स्ट हम कौन कौन से डेटाबेस यूज़र होते हैं, कौन कौन से डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो हम देखें। सबसे फर्स्ट एक नॉर्मल यूज़र होता है, कोई भी जिसको डेटाबेस का कोई नॉलेज नहीं है वो डेटाबेस यूज़र है, और जिसको डेटाबेस का नॉलेज है वो उस पर एक्शन परफॉर्म करता है कि उसमें से कोई भी डाटा को अपडेट करवाना है, कोई भी डाटा को उसके अंदर चेंजमेंट करना है, यूज़र यूज़ कर रहा है उसकी जो क्वेरीज होती हैं उसको सॉल्व कर रहा है, वो कौन काम करता है, वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करता है। सबसे फर्स्ट डेटाबेस यूज़र क्या है। डेटाबेस यूज़र आर द पर्सन्स हु इंटरेक्ट विद द डेटाबेस एंड टेक द बेनिफिट ऑफ डेटाबेस। वो डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है और उसका बेनिफिट उठाता है। यूज़र आर डिफ्रेंशिएटेड बाई द व्यू ऑफ द एक्सपेक्ट टू द इंटरेक्ट विद द सिस्टम्स। इसके अंदर यूज़र क्या होता है, एक्सपेक्ट करता है, इंटरेक्ट करता है डेटाबेस के अंदर। टाइप ऑफ डेटाबेस के अंदर कौन कौन से यूज़र्स के टाइप्स होते हैं। सबसे फर्स्ट नेव यूजर्स, एंड यूज़र या नेटिव यूज़र्स बोलते हैं, जो नौसिखिया यूज़र्स होते हैं सर्वप्रथम वो आते हैं। सेकेंड आता है एप्लीकेशन प्रोग्रामर, जिनको प्रोग्रामिंग की एप्लीकेशन की जानकारी होती है। सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स, जो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए काम करने के लिए बने होते हैं, वो सोफिस्टिकेटेड यूज़र होते हैं। स्पेशलाइज्ड यूज़र्स, जो जैसे सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स के अंदर ये होगा कि किसी पर्टिकुलर बाउंड के अंदर काम कर रहे हैं। स्पेशलाइज्ड यूज़र्स होंगे कि वो किसी रिसर्च वगैरह के रिगार्डिंग काम कर रहे हैं, तो वो स्पेशलाइज्ड है। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर DBA लास्ट हो गए। सबसे पहले हम एक एक ही पढ़ेंगे, नेव यूज़र या नेटिव यूज़र्स या एंड यूज़र्स कौन कौन से होते हैं। दे आर अनसोफिस्टिकेटेड यूज़र्स होते हैं, हु आर एग्जिस्टिंग
एप्लीकेशन इंटरेक्ट विद द डेटाबेस, जो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल पीपल एक्सेसिंग डेटाबेस ओवर द वेब, बैंक टेलर्स, क्लरिकल स्टाफ्स ETC के साथ में एक्सेस करते हैं, वो ये क्लरिकल स्टाफ्स हो गए। तो ये जैसे क्लर्क, बैंक के अंदर कोई क्लर्क काम करता है, उसे नहीं पता होता कि आप पैसे जो इसमें जमा करा रहे हैं, वो उसमें डाटा इंसर्ट कर रहा है, वो कहाँ जाके सेव कर रहा है, उसे नहीं मतलब, उसे जो सिखाया गया वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। तो वो नौसिखिया यूजर्स, नेव यूजर्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसमें डेटाबेस की डिजाइनिंग, एक्सेस मैकेनिज्म तथा वर्किंग के बारे में नहीं पता होता, ओनली सिस्टम का यूज टास्क को कंप्लीट करने में करते हैं। उदाहरण के लिए रेलवे की टिकट को ब्लॉक करने के लिए यूज़र नेव यूज़र होते हैं। किसी बैंक का क्लर्क भी नेव यूज़र होता है। इसमें DBMS की नॉलेज नहीं होती, परंतु डेटाबेस का यूज करता है और अपने टास्क को कंप्लीट करता है। जो होता है इसके अंदर डेटाबेस का यूज करता है और अपने टास्क के अकॉर्डिंग उससे सीखता है। सेकंड आता है एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। सेकंड आता है एप्लीकेशन प्रोग्रामर कौन कौन से होते हैं। दे आर द कंप्यूटर प्रोफेशनल्स होते हैं हु राइट द एप्लीकेशंस प्रोग्राम। जो क्या होता है, कंप्यूटर प्रोफेशनल्स होते हैं और क्या लिखते हैं, एप्लीकेशंस के प्रोग्राम लिखते हैं। किस तरीके से लिखे जाएंगे, वे DBMS यूजर्स को नए यूजर्स के लिए एप्लीकेशंस प्रोग्राम लिखने में मदद करते हैं। जो DBMS यूजर्स होते हैं नए यूजर्स के एप्लीकेशंस प्रोग्राम लिखने में मदद करते हैं तथा यूजर इंटरफेस डेवलप करते हैं। जो इंटरफेस होता है डेवलप करने में उसमें मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइटिंग C प्रोग्राम जनरेट द रिपोर्ट ऑफ द एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट विल इनवॉल्व इन द क्वेरी टू फेच द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। इट विल बी इंक्लूड द एम्बेडेड SQL क्वेरी इन द C प्रोग्राम्स। जैसे कोई C प्रोग्राम्स वगैरह के अंदर होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, वो इंटरफेस डेवलप करने में यूज करते हैं। एक नॉर्मल हिंदी में लिखी हुई आप समझ सकते हैं चीज़ों को, बेसिक होता है। आप यदि इसमें पढ़ रहे हो तो आपको इतना तो पता हो। ये वे यूजर्स होते हैं वो डेटाबेस के लिए प्रोग्राम को लिखते हैं। ये प्रोग्राम सामान्यतः C, जावा, C++, जावा स्क्रिप्ट, PHP अन्य जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। उसके बाद में थर्ड आते हैं सोफिस्टिकेटेड यूजर, कॉम्प्लेक्स यूजर से कहते हैं। दे इंटरेक्ट विद द सिस्टम राइटिंग SQL क्वेरीज डायरेक्टली थ्रू द SQL विदाउट राइटिंग एप्लीकेशंस फ्रेमवर्क। SQL का नाम सुना होगा आपने, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसके अंदर क्वेरी वगैरह लिखने का काम करते हैं, वो सोफिस्टिकेटेड यूज़र कहलाते हैं। ये यूज़र साइंटिफिक इंजीनियर, एनालिस्ट हो सकते हैं जो डेटाबेस के साथ फेमिलियर परिचित होते हैं और ये अपनी नीड के अकॉर्डिंग खुद वो डेटाबेस में डेवलप करते हैं। ये प्रोग्राम कोड नहीं लिखते, बट ये SQL क्वेरी को लिख कर डेटाबेस के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। इसको जैसे SQL लैंग्वेज होती है उसकी 5-7 कमांड होती हैं, वो आदमी होता है और उसी के अकॉर्डिंग डेटा को इंटरेक्ट करता है डेटा के साथ में। तो वो होते हैं, उसको हम सोफिस्टिकेटेड यूजर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एनालिस्ट होते हैं हु सबमिट द SQL क्वेरी टू एक्सप्लोर द डेटा इन द DBMS। के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए SQL का यूज किया जाता है। स्पेशलाइज्ड यूजर कौन से होते हैं, दे आर आल्सो सोफिस्टिकेटेड यूजर हु राइट द स्पेशलाइज्ड डेटा एप्लीकेशंस दैट डू नॉट फिट इनटू द ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क्स। जो स्पेशलाइज्ड यूजर होते हैं उसमें ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क के अंदर फिट नहीं बैठते। दे आर द डेवलपर्स हु डेवलप द कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम टू द रिक्वायरमेंट नीडेड के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग सिस्टम्स, एक्सपर्ट सिस्टम्स, नॉलेज बेस्ड सिस्टम ETC दैट स्टोर कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स, ग्राफिक्स, ऑडियो डेटाज, इन्वायरमेंट मॉडलिंग सिस्टम्स। इनके अंदर जो यूज़ होगा तो इसके अंदर क्या होगा, ग्राफिक्स, ऑडियो डेटा, इन्वायरमेंट मॉडलिंग सिस्टम्स का यूज़ किया जाए कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग के अंदर होगा। सबसे फर्स्ट डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर DB हो गए। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटी ऑफ डेटाबेस सिस्टम्स के अंदर जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होंगे कोऑर्डिनेट करेंगे, एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करेंगे ऑल जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। दे यूज स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा को। जो क्या करेंगे, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर स्पेशलाइज होंगे सॉफ्टवेयर को स्टोर करने, डेटा को ऑर्गेनाइज करने के मामले के अंदर। दे हैव ऑल द परमिशंस, इनके पास हर तरह की परमिशंस अवेलेबल्स होगी, इनको पूरी अथॉरिटी होगी। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक ऐसा यूज़र होता है जिसके पास पूरे डेटा का कंट्रोल रहता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही हमारे डेटा बेस को डिज़ाइन करता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डिफरेंट यूज़र क्रिएट करता है और उनको एक्सेस देता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक ऐसा पर्सन है जिसके पास डेटा की सभी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको पूरी अथॉरिटीज़ होती है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक ऐसा पर्सन या ग्रुप होता है जो डेटाबेस में किसी भी टाइप का चेंजमेंट करते हैं, जैसे कि अपडेट, डिलीट या क्रिएट करना। ये यूज़र डेटाबेस को बहुत ज़्यादा फेमिलियर होते हैं। इनका डेटाबेस को पूरी तरीके से कंट्रोल होता है। किसी भी प्रकार का एक्शन के लिए
डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर रिस्पॉन्सिबल होता है। DBA ही स्कीमा को डिफाइन करता है और डेटाबेस के 3 लेवल को कंट्रोल करता है। जो ये क्या काम करता है कि जो तीनों लेवल होते हैं इनको कंट्रोल करने का काम ये ही DBA ही करता है। हमारे डेटाबेस में लॉजिकल डिज़ाइन DBA डिसाइड करता है। अथॉरिटेबल कौन सी होगी, प्राइमरी की कौन सी होगी, फॉरेन की कौन सी होगी, सभी डिसीजन DBA ही डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर लेता है। आगे हम पढ़ेंगे एक एक को। डेटाबेस के अंदर सिक्योरिटी प्रदान करता है और केवल अथोराइज यूज़र को डेटाबेस को एक्सेस और मॉडिफाई करने की परमिशन देता है। बैकिंग अप और रिस्टोरिंग डेटाबेस, जो बैकिंग अप करता है और डाटा को रिस्टोर करने का ऑप्शंस आपको देता है। उसके बाद में चलते हम नेक्स्ट SQL के रिगार्डिंग बताया हुआ थोड़ा सा, ये हम SQL के रिगार्डिंग जान लेते हैं। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं, आगे हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इसको। SQL एक स्टैंडर्ड डेटाबेस लैंग्वेज है जिसका रिलेशनल डेटाबेस को क्रिएट, अपडेट, एक्सेस करने में किया जाता है। SQL का यूज़ रिलेशनल बेस्ड डेटाबेस सॉफ्टवेयर में किया जाता है, जैसे MySQL, Oracle, Sybase, SQL, PostgreSQL आदि SQL के ही पार्ट है, रिलेशनल बेस्ड डेटाबेस के पार्ट, जैसे कि MySQL वगैरह इनमें किया जाता है SQL का यूज़। ठीक है, दोनों के अंदर किया जाता है। SQL एक केस इनसेंसिटिव, केस इनसेंसिटिव का मतलब कि यदि आपने कैपिटल ए लिखा और स्मॉल ए लिखा तो ये दोनों को सेम ही काउंट करेगा, चाहे आप नाम को बड़े अक्षरों से सर्च करो चाहे छोटे से अक्षरों से सर्च करो, तो दोनों के अंदर सेम रिजल्ट दिखाए तो केस इनसेंसिटिव होता है। SQL में कमेंट को डबल हाइफन से स्टार्ट किया जाता है, मतलब डबल कोटेड के अंदर डबल हाइफन के थ्रू स्टार्ट किया जाता है। सबसे फर्स्ट रिलेशनल बेस्ड डेटाबेस मॉडल के रिगार्डिंग हम जानेंगे। RDBMS में डेटा को फॉर्म में स्टोर किया जाता है। जैसे सबसे फर्स्ट जानेंगे, कोई टेबल होती है तो टेबल के अंदर ये टेबल हो गई तो ये खड़ी हैं तो इनको हम कॉलम बोलेंगे और इस तरीके से इसको हम रो बोलेंगे। ये हो गए रो के अंदर यदि 2 डाल के उसके डेटा डाल दिया पूरा तो ये प्रदीप का रिकॉर्ड हो गया। ये 1 डाल के ये रोल नंबर 1 का डेटा डाल दिया तो ये रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड हो गया। ऊपर हो गई, इनको हेडिंग बोल दिया, हेडिंग या एट्रीब्यूट बोलते हैं। जैसे रोल नंबर का एट्रीब्यूट 2 रोल नंबर है, नेम का एट्रीब्यूट, ठीक है। उसके बाद में ऊपर ये रिलेशनल बेस्ड डेटाबेस नेम होगा, जैसे स्टूडेंट तो टेबल का नेम हो गया। यहाँ पे जितने एट्रीब्यूट्स हो गए तो डिफरेंट टाइप के टोटल एट्रीब्यूट्स हो गए, इनको टोटल रो एंटिटीज़। अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे सेल आपने सुना होगा, एक्सेल में देखा होगा, जैसे यहाँ पे कोई सेल होता है, इसके अंदर उसको टपल बोलते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, जो ऊपर उसकी हेडिंग शो करते हैं, कॉलम के अंदर हेडिंग शो करते हैं, वो एट्रीब्यूट कहलाते हैं। टपल कहते हैं रिलेशनल टेबल में प्रत्येक रो को टपल कहते हैं। जैसे ये 2 की टपल है, ये 1 का रिकॉर्ड है, जैसे जयपुर पे क्लिक है तो ये जयपुर की टपल है। इस तरीके से डिफाइन करते हैं। डिग्री क्या करती है, रिलेशनल टेबल में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स रिलेशंस की डिग्री को डिफाइन करते हैं कि कितने एट्रीब्यूट्स हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे 4 एट्रीब्यूट्स हैं तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। एक रिलेशनल टेबल में रो और टपल की संख्या को कार्डिनलिटी कहते हैं। जैसे किस कार्डिनलिटी क्या होगी, इसके अंदर रो की संख्या कितनी होगी तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, 2 होगी, जैसे 2 रोज होगी। उसके बाद में कॉलम आप जानते हो किसी टेबल में एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम कॉलम कहते हैं। उसके बाद में की और नॉन की एट्रीब्यूट कौन कौन से होते हैं, जैसे की किसी तरीके की इसके अंदर यूज की जाती है। ये मेरे बीच में थोड़े से शॉर्ट के अंदर लिखे हुए हैं, कहीं से मैंने किसी वीडियो से पढ़े थे, उसके रिगार्डिंग लिखे हैं। तो इसका फिर बाद में आगे डिटेल में आएगा तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं। और जिन एट्रीब्यूट को की में यूज किया जाता है उन्हें की एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे की और नॉन की। कीड एट्रीब्यूट मतलब कि की के अंदर यूज किया, यहाँ पे जैसे टेबल यूज की हमने SQL के अंदर, तो की एट्रीब्यूट कौन से होते हैं कि जो मैन यूज किए जाते हैं। जैसे नॉन की एट्रीब्यूट, जिन एट्रीब्यूट को की में यूज नहीं किया जाता, जैसे रोल नंबर, नेम, एड्रेस, एज, स्टूडेंट के अंदर ये नॉन की एट्रीब्यूट होते हैं। और की एट्रीब्यूट जिनको कीड के तौर पे मतलब कि वो कंपलसरी हो गए तो वो की एट्रीब्यूट की कैटेगरी में आ गए, कि वो तो आप डाटा भर ही रहे हो उसके अंदर, मतलब कि आप जो उसको टेबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैन फंक्शंस हो गए, मैन की हो गई, तो उसको की एट्रीब्यूट, और जो इतनी ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो उसको नॉन की एट्रीब्यूट की कैटेगरी में यूज किया जाता है। कैंडिडेट की एट्रीब्यूट का मिनिमम सेट होता है जो किसी रो टपल रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। जो क्या काम करता है, किसी
मिनिमम सेट होता है जो रो टेबल्स और रिकॉर्ड को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। एक रिलेशन में सामान्यतः एक कैंडिडेट की होता है और एक कैंडिडेट की अलग अलग हो सकते हैं, एक से ज़्यादा कैंडिडेट की हो सकती हैं। तो इसके अंदर क्या होगा कि एक रिलेशंस के अंदर मल्टीपल कैंडिडेट की हो सकती हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना। जैसे हम की के आगे रिगार्डिंग हम डिफरेंट वो भी पढ़ेंगे, पूरा आगे हम करते जाएंगे, ये बहुत यूज होंगी। अगर कैंडिडेट की एक एट्रीब्यूट से बनती है तो वह सिंगल कैंडिडेट की होगी, और कैंडिडेट की मल्टीपल एट्रीब्यूट से मिलकर बनती है तो कंपोजिट की होगी। अभी आपके एग्जाम्पल समझ में आएगा कि कैंडिडेट की कैसे बोलते हैं। कि सपोज करो कि आप कुछ भी सर्च कर रहे हो, जैसे आपने रोल नंबर सर्च किया, पर रोल नंबर से आप उसका नहीं डिफाइन कर रहे हो, यूनिक नहीं है रोल नंबर। जैसे नेम हो गए, नेम डेटाबेस में 2 के रिपीट हो सकते हैं। अब नेम से आप नहीं फाइंड आउट कर रहे, उसके साथ आप उसकी रोल नंबर ले रहे हो, तो आप 2 चीज़ें यूज़ कर रहे हो, रोल नंबर और नेम यूज़ कर रहे हो, तो ये क्या होगा, इसका कैंडिडेट की हो गया किसी आइडेंटिफाई करने के लिए। प्राइमरी क्या होगी, प्राइमरी की वो होगी कि जो कंपलसरी होगी किसी भी चीज़ के अंदर, जो डेटाबेस में रिकॉर्ड को डिफाइन करने के लिए कंपलसरी है। जैसे कि मैं संदीप नाम का था, तो रोल नंबर 1 का डेटा डिफाइन करना, तो रोल नंबर पहले 1 तो भरा ही जाएगा, उसके बाद रोल नंबर 1 दोबारा रिपीट नहीं होगा पूरे डेटाबेस के अंदर ही, तो वो प्राइमरी की का पार्ट होता है। तो एक टेबल में एक से ज़्यादा कैंडिडेट की हो सकती हैं, उनमें से किसी एक को प्राइमरी की सेलेक्ट किया जाता है। कैंडिडेट की में से एक प्राइमरी की सेलेक्ट किया जाता है। प्राइमरी की ऑलवेज यूनिक होती है, तो एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की वैल्यू कभी नल नहीं होती, उसको हम खाली नहीं सोच सकते हैं। यदि कोई रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो तो प्राइमरी की आप डालोगे ही डालोगे। अल्टरनेट की कौन सी होती है, प्राइमरी की को छोड़कर सभी कैंडिडेट की को अल्टरनेट की कहते हैं। प्राइमरी की को हटा दो आप, बाकी की बची हुई अल्टरनेट की होती है। अल्टरनेट की कैंडिडेट की सुपर की वैल्यू नल हो सकती है, लेकिन प्राइमरी की वैल्यू खाली नहीं छोड़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं सुपर की। सुपर की क्या होता है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है जो एक रिकॉर्ड टेबल्स रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। जो क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के सेट्स एट्रीब्यूट होंगे, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। प्राइमरी की कैंडिडेट की और सुपर की होती है। प्राइमरी की के अंदर क्या होता है, कैंडिडेट की और सुपर की को पर्टिकुलर प्राइमरी की इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन सकती है, कि कैंडिडेट की और सुपर की हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर सुपर की प्राइमरी की हो। सभी कैंडिडेट की सुपर की हो सकती हैं। कैंडिडेट की पार्ट हो सकती है सुपर की का, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सभी सुपर की कैंडिडेट की जो कैंडिडेट की होती हैं वो छोटी होती हैं, सुपर की उसी का ही पार्ट होता है, बड़ा पार्ट होता है। तो ये इसमें ध्यान रख सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट आता है फॉरेन। कैंडिडेट की में अगर 0 और मोर एट्रीब्यूट को ऐड कर दिया जाए तो वो सुपर की बन जाती है। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। अब इसको एक बार 2-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। मैं बस स्पीडली आपके साथ में रिवाइज कर रहा हूँ चीज़ों को, कि मैं आपको टीच कर रहा हूँ कि आपको बेटर तरीके से इस चीज़ को समझने की रिगार्डिंग पता लगी कि किस किस तरीके की क्या क्या चीज़ें इसमें होती है। मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझा रहा हूँ, ज़्यादा डेप्थ में एग्जाम्पल लेके बातें नहीं कर रहा हूँ, जो थ्योरेटिकल उसमें है उसी के साथ में। नेक्स्ट आता है फॉरेन की। द की 2 टेबल्स के मध्य रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करती है, उसे फॉरेन की कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आएगा आगे, उस एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे इसको, ठीक है। कि रिलेशन 2 टेबल्स होती हैं, उसके बीच में रिलेशन को डिफाइन करती है, उसे हम फॉरेन की कहते हैं। टेबल की एक प्राइमरी की और दूसरी टेबल के अंदर एज ए फॉरेन की काम करती है। जो एक टेबल में तो प्राइमरी की का काम करेगी, दूसरी टेबल में फॉरेन की कहलाएगी। एक टेबल में एक से ज़्यादा फॉरेन की हो सकती हैं। फॉरेन की वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है। फॉरेन की वैल्यू नल हो सकती है, पर प्राइमरी की वैल्यू न तो डुप्लीकेट होगी और न ही नल होगी और न ही एक से ज़्यादा प्राइमरी की होंगी। ये तीनों कंडीशन अप्लाई नहीं होती प्राइमरी की पे, लेकिन फॉरेन की पे तीनों अप्लाई होती हैं। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक एम्प्लॉय का डेटाबेस है, एक डिपार्टमेंट का डेटाबेस है, ठीक है। एम्प्लॉय की टेबल है और एक डिपार्टमेंट की टेबल है। एम्प्लॉय की टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नेम, 3 एट्रीब्यूट है अपने पास। डिपार्टमेंट टेबल के अंदर डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट का नंबर, डिपार्टमेंट का नेम और डिपार्टमेंट का एड्रेस, दोनों हो गई। अब दोनों को हमको लिंक करना है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे भी है और डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे भी है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट के अंदर तो डिपार्टमेंट नंबर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय आईडी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंदर क्या होगा,
कि जब यहाँ पे ये प्राइमरी की है, इसको इससे लिंक कर दोगे आप, तो ये फॉरेन की हो गई यहाँ पे। तो इसके एम्प्लॉय की ये फॉरेन की कहलाएगी और इसकी ये प्राइमरी की कहलाएगी। तो इस तरीके से इसमें कनेक्टेड किया होता है। नेक्स्ट आता है अपने पास में DBMS के अंदर जो लैंग्वेजेज यूज होते हैं। 4 तरीके की लैंग्वेजेज यूज होती हैं। सबसे फर्स्ट, चलो इसको हम नेक्स्ट पार्ट से पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 2 से पढ़ेंगे। आज इतना ही करेंगे। मैं इसको पूरा रेगुलर छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर करके पूरा वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे कि 3-4 जितने भी 5-6 पार्ट जितने भी बनेंगे, उसके आगे हम पढ़ते रहेंगे इसमें पूरा, क्योंकि मैंने एक साथ कंबाइन करने की कोशिश की थी, तो इतना लंबा वीडियो इस पर अपलोड नहीं हो पाता यूट्यूब पे। तो हम इसको पार्ट के अंदर करने की कोशिश करेंगे। तो ये अपने पास में सबसे फर्स्ट डेटाबेस के रिगार्डिंग आज हमने जाना कि कौन कौन सा डेटाबेस होता है, किस किस तरीके से वो, उसके क्या क्या आर्किटेक्चर होते हैं, उससे रिलेटेड कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, डाटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, स्कीमा क्या होता है, उसके साथ में उसमें इंस्टेंस क्या होते हैं, उसके रिगार्डिंग हमने सीखा। नेक्स्ट हम सीखेंगे DBMS के रिगार्डिंग कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज की जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।